अध्याय 13 स्टील की क्रांति और अनंत का उदय। भाग 1 विचित्र निर्माण। वज्रपुरी के उस खाली भूखंड पर अब सन्नाटा नहीं था। वहां हथौड़ों की गूंज, आरी की आवाज और कारीगरों के आश्चर्यचकित स्वर गूंज रहे थे। कारीगरों के लिए यह निर्माण किसी जादू से कम नहीं था। उन्होंने अपनी जिंदगी में पत्थर और लकड़ी के महल बनाए थे, लेकिन ये कुछ और ही था। आदित्य द्वारा इजाद किया गया सीमेंट पत्थरों को ऐसे जोड़ रहा था जैसे वे कभी अलग थे ही नहीं, और वे अजीबोगरीब लोहे की छड़ें, स्टील जो ढांचे के भीतर डाली जा रही थीं, इमारत को एक असंभव मजबूती दे रही थीं। सबसे ज्यादा आश्चर्य उन्हें उन 4 कठपुतलियों को देखकर होता था। वे दिन रात बिना थके, बिना रुके काम करती थीं। वे खाती नहीं थीं, सोती नहीं थीं, बस अपने मालिक के आदेश का पालन करती थीं। आदित्य दूर खड़ा होकर निर्माण कार्य देख रहा था। उसकी योजना पारंपरिक महलों जैसी नहीं थी। वो एक आधुनिक किला बना रहा था। ऊंची छतें, विशाल हॉल बिना किसी खंभे के सहारे और बड़ी बड़ी खिड़कियां जिनमें उसका बनाया हुआ उन्नत कांच लगने वाला था। महेश गुप्ता, जो कभी कभी प्रगति देखने आते थे, इस ढांचे को देखकर दंग रह जाते। अनंत जी, उन्होंने एक दिन कहा, ये इमारत, ये वज्रपुरी की वास्तुकला को हमेशा के लिए बदल देगी। यह किसी दूसरे लोक का भवन लगता है। आदित्य मास्क के पीछे मुस्कुराया। ये सिर्फ शुरुआत है महेश जी। भाग 2 बाजार में भूचाल। जबकि महल आकार ले रहा था, वज्रपुरी के बाजार में एक अलग ही तूफान आया हुआ था। गुप्ता पवेलियन ने आधिकारिक तौर पर स्टील, इस्पात के हथियारों की बिक्री शुरू कर दी थी। पहले दिन लोगों ने इसे एक और नया धातु समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब गुप्ता परिवार ने एक सार्वजनिक प्रदर्शन आयोजित किया तो सब बदल गया। बाजार के चौराहे पर एक प्रतियोगिता रखी गई। एक साधारण लोहे की तलवार और एक स्टील की तलवार के बीच टकराव। खन्न, एक तेज आवाज के साथ लोहे की तलवार 2 टुकड़ों में टूटकर हवा में बिखर गई, जबकि स्टील की तलवार पर एक खरोंच तक नहीं आई। भीड़ सन्न रह गई। सन्नाटा अगले ही पल शोर में बदल गया। ये जादुई धातु है। गुप्ता परिवार को खजाना मिल गया है। 10 सोने के सिक्के प्रति हथियार की कीमत भी खरीदारों को रोक नहीं पाई। सैनिक, भाड़े के हत्यारे, मर्सनरीज और छोटे संप्रदाय सब अपनी पुरानी तलवारें फेंककर अनंत स्टील खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए। गुप्ता परिवार की तिजोरी सोने से भरने लगी और अनंत नाम, उस रहस्यमय आपूर्तिकर्ता का नाम, शहर के हर शक्तिशाली व्यक्ति की जुबान पर आ गया। लेकिन हर सफलता अपने साथ दुश्मन भी लाती है। शहर के पारंपरिक लोहार और लौह रक्त संप्रदाय, आयरन ब्लड सेक्ट, जिनका हथियार व्यापार पर एकाधिकार था, अब अपनी घटती कमाई और गिरती साख को देखकर गुस्से में जल रहे थे। अंधेरे कमरों में साजिशें रची जाने लगीं। भाग 3 शक्ति का आह्वान। निर्माण और व्यापार अपनी गति से चल रहे थे, लेकिन आदित्य जानता था कि पैसा और दीवारें उसे एक हद तक ही बचा सकती हैं। इस दुनिया का अंतिम सत्य व्यक्तिगत शक्ति थी। एक रात जब निर्माण स्थल पर मजदूर सो चुके थे और केवल कठपुतलियां पहरा दे रही थीं, आदित्य अपने अस्थायी तंबू में गया और अनंत के ग्रंथालय में प्रवेश किया। वो सीधे अभिभावक के पास गया। अभिभावक, मेरे पास धन है, मेरे पास संसाधन है, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कमजोर है। एक रैंक 1 का भेड़िया भी मुझे मार सकता है। मुझे अभ्यासी कल्टीवेटर बनना है। ग्रंथालय के स्तर 2 का वातावरण थरथराया। अभिभावक की आवाज गूंजी, मेजबान, आपने सही समय चुना है। अब तक आप केवल बाहरी दुनिया का निर्माण कर रहे थे, अब आंतरिक दुनिया के निर्माण का समय है। आदित्य ने पूछा, मेरे लिए सबसे उपयुक्त तकनीक कौन सी है? याद रखें, मैंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा कठपुतलियों को दिया है, इसलिए मेरी आत्मा थोड़ी खंडित है। अभिभावक ने उत्तर दिया, साधारण तकनीकें तुम्हारे खंडित आत्मिक सार के साथ काम नहीं करेंगी। तुम्हें एक ऐसी तकनीक चाहिए जो शून्यता, वॉइड और सृजन, क्रिएशन दोनों को संभाल सके। ग्रंथालय के पास तुम्हारे लिए एक प्राचीन विधि है। बर्फ और अग्नि के बीच से एक काली जिल्द वाली किताब निकली, जिस पर सितारों जैसी चमकती हुई स्याही से लिखा था, शून्य ब्रह्म सूत्र, वॉइड ब्रह्मा स्क्रिप्चर। यह तकनीक शरीर को ऊर्जा का पात्र नहीं बल्कि एक ब्लैक होल बनाती है। ये दुनिया की ची क्यूआई को खींचती नहीं बल्कि उसे निगल जाती है। ये तुम्हारी खंडित आत्मा को भी धीरे धीरे भरकर उसे पहले से अधिक शक्तिशाली बना देगी। आदित्य ने कांपते हाथों से उस ज्ञान को स्वीकार किया। भाग 4 पहला चरण। अगले 3 महीने आदित्य के लिए दोहरी तपस्या के थे। दिन में वो महल के निर्माण का पर्यवेक्षण करता और रात में शून्य ब्रह्म सूत्र का अभ्यास। उसके पास 5 लाख स्पिरिट स्टोन थे, एक ऐसा खजाना जो किसी छोटे संप्रदाय के पास भी नहीं होता। उसने बिना कंजूसी किए उनका उपयोग किया। वो स्पिरिट स्टोन्स के ढेर पर बैठता और तकनीक को सक्रिय करता। उसका शरीर एक भंवर बन गया। हवा में मौजूद ऊर्जा और पत्थरों की शक्ति उसके रोम छिद्रों में समाने लगी। उसकी हड्डियों में कड़कड़ाहट हुई, मांसपेशियां फटने लगीं और फिर और भी मजबूत होकर जुड़ी। उसके शरीर से काला, चिपचिपा अशुद्ध पदार्थ बाहर निकलने लगा। शरीर शुद्धिकरण स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। संसाधनों की अधिकता और अनंत ग्रंथालय की सर्वोच्च तकनीक के कारण उसने जो प्रगति वर्षों में होनी चाहिए थी, वो महीनों में कर ली। 3 महीने के अंत तक वो शरीर शुद्धिकरण के 5वें स्तर,
बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 5 पर पहुंच चुका था। अब उसकी त्वचा सामान्य लोहे को बिना किसी चोट के सह सकती थी और उसकी मुट्ठी में एक बैल को मारने की ताकत थी। भाग 5, पैलेस ऑफ इन्फिनिटी का अनावरण। 6 महीने बीत गए। वज्रपुरी के बाहरी इलाके में जहां कभी बंजर जमीन थी, अब एक चमत्कार खड़ा था। ये लकड़ी या पुराने पत्थरों का महल नहीं था, यह श्वेत कंक्रीट, चमकदार स्टील और विशाल पारदर्शी कांच का एक अद्भुत संगम था। ये शाम की रोशनी में किसी गिरे हुए तारे की तरह चमक रहा था। इसकी दीवारें अभेद्य थीं और इसका डिजाइन इतना भविष्यवादी फ्यूचरिस्टिक था कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। महल के मुख्य द्वार के ऊपर एक विशाल स्टील की प्लेट पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, अनंत शिल्पालय, द वर्कशॉप ऑफ इन्फिनिटी। आदित्य, जो अब पहले से लंबा और शक्तिशाली दिखता था और जिसका असली चेहरे पर अब एक तेज था, अपने महल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ा होकर शहर को देख रहा था। कठपुतलियां अब महल के अंदर सुरक्षा और रखरखाव का काम संभाल रही थीं। उसने गहरी सांस ली। घर तैयार है, हथियार बाजार में है और मेरे पास शक्ति है। तभी नीचे खड़े एक गार्ड, जिसे गुप्ता जी ने भेजा था, ने ऊपर आकर सूचना दी, मालिक, बाहर कुछ लोग आए हैं। वे कहते हैं कि वे लौह रक्त संप्रदाय से हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। उनके हाथ हथियारों पर हैं। आदित्य के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। उसने अपनी नई शक्ति को अपनी मुट्ठी में महसूस किया। उन्हें अंदर आने दो, उसने शांत स्वर में कहा। मेरे नए घर को भी तो पता चले कि उसके मालिक के दुश्मन कौन है। अध्याय 14, लौह रक्त का अहंकार। भाग 1, महल में घुसपैठ। अनंत शिल्पालय का मुख्य हॉल किसी मंदिर से कम शांत और भव्य नहीं था। फर्श सफेद संगमरमर और विशेष सीमेंट के मिश्रण से बना था, जो दर्पण की तरह चमक रहा था। ऊंची छत से लटकते हुए कांच के झाड़, फानूस शैंडलियर्स, जो आदित्य ने अपनी कठपुतलियों से बनवाए थे, पूरे हॉल को दूधिया रोशनी से भर रहे थे। लेकिन इस शांति को भारी बूटों की आवाज ने तोड़ दिया। लौह रक्त संप्रदाय, आयन ब्लड सेक्ट के 5 लोग मुख्य द्वार से भीतर आए। उनके कपड़ों पर धूल और अहंकार की परत थी। सबसे आगे उनका नेता भैरव सिंह चल रहा था, जो एक विशालकाय और क्रूर दिखने वाला व्यक्ति था। उसकी पीठ पर एक भारी लोहे की कुल्हाड़ी बंधी थी। वो शरीर शुद्धिकरण स्तर 6, बॉडी रिफाइनिंग स्टेज 6 का अभ्यासी था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उन्होंने जानबूझकर अपने गंदे पैरों से चमकदार फर्श को गंदा किया। तो ये है वो कांच का घर जिसके बारे में पूरा शहर बात कर रहा है। भैरव ने तिरस्कार से चारों ओर देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, बाहर से तो चमकदार है, लेकिन एक पत्थर मारने से बिखर जाएगा। उसके साथी जोर से हंसे। उनकी हंसी हॉल में गूंज उठी। आदित्य, अनंत के वेश में, हॉल के दूसरे छोर पर एक ऊंची धातु की कुर्सी पर बैठा था। उसका चेहरा उसके विशेष मास्क से ढका था। केवल उसकी आंखें दिख रही थीं, शांत और गहरी, किसी अथाह झील की तरह। उसके पीछे उसकी 4 कठपुतलियां मूर्तियों की तरह स्थिर खड़ी थीं। मेरे घर में स्वागत है। आदित्य की आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जिसने हंसी को तुरंत रोक दिया। लेकिन मेरे फर्श गंदे करने के लिए आपको सफाई का शुल्क देना होगा। भाग 2, जबरन वसूली का प्रयास। भैरव की आंखें सिकुड़ गईं। वो आदित्य की ओर बढ़ा। सफाई? हाँ, भैरव ने थूकते हुए कहा। सुनो अनंत, या जो भी तुम्हारा नाम है, मैं यहां शिष्टाचार निभाने नहीं आया हूं। तुम्हारे इस स्टील ने हमारे हथियारों के धंधे को नुकसान पहुंचाया है। वो आदित्य के सिंहासन के पास जाकर रुका और अपनी भारी कुल्हाड़ी को जमीन पर पटका। धड़ाम, फर्श पर एक हल्की दरार आ गई। लौह रक्त संप्रदाय का एक प्रस्ताव है, भैरव ने कुल्हाड़ी के हत्थे पर झुकते हुए कहा। तुम हमें स्टील बनाने की विधि, फॉर्मूला सौंप दो और अपनी कमाई का 50% हमें सुरक्षा शुल्क के रूप में दो। बदले में हम तुम्हें जिंदा रहने देंगे और इस कांच के खिलौने को टूटने से बचाएंगे। आदित्य अपनी कुर्सी से नहीं हिला। उसने उंगलियों से कुर्सी के हत्थे को थपथपाया। और अगर मैं मना कर दूं? मना? भैरव हंसा, एक क्रूर हंसी। तुम सिर्फ एक व्यापारी हो सकता है तुम्हारे पास पैसा हो, लेकिन इस दुनिया में ताकत ही असली सिक्का है। अगर तुम नहीं माने तो आज ये महल तुम्हारा कब्रिस्तान बन जाएगा। आदित्य धीरे से खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई भैरव से थोड़ी कम थी, लेकिन उसकी उपस्थिति और आने अचानक हवा को भारी कर दिया। तुमने सही कहा भैरव, आदित्य ने कहा। ताकत ही असली सिक्का है और दुर्भाग्य से तुम कंगाल हो। भाग 3, शक्ति का प्रदर्शन। ये अपमान भैरव बर्दाश्त नहीं कर सका। मरने के लिए तैयार हो जा। भैरव ने अपनी पूरी ताकत से अपनी भारी कुल्हाड़ी उठाई और आदित्य के सिर पर वार किया। ये वार इतना तेज था कि हवा कटने की आवाज आई। स्तर 6 की शारीरिक शक्ति किसी भी सामान्य इंसान या कमजोर अभ्यासी के 2 टुकड़े कर सकती थी, लेकिन आदित्य अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला। उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया, बिना किसी हथियार के, बिल्कुल खाली हाथ। खन्ना, एक धातु के टकराने की तेज आवाज गूंजी। भैरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। आदित्य ने कुल्हाड़ी की धार को अपनी नंगी हथेली से पकड़ लिया था। शून्य ब्रह्म सूत्र, वॉइड ब्रह्मा स्क्रिप्चर
और स्तर 5 की शुद्धिकरण शक्ति ने उसकी त्वचा और मांसपेशियों को स्टील से भी ज्यादा सख्त बना दिया था। खून की एक बूंद भी नहीं गिरी। क्या ये कैसे संभव है? भैरव कांप गया। उसने अपनी कुल्हाड़ी खींचने की कोशिश की, लेकिन वो आदित्य की पकड़ में ऐसे जमी थी जैसे पहाड़ में धंस गई हो। लोहा, आदित्य ने शांत स्वर में कहा, कमजोर है। अगले ही पल आदित्य ने अपनी कलाई को हल्का सा झटका दिया। कड़क, भैरव की भारी लोहे की कुल्हाड़ी, जिस पर उसे इतना घमंड था, आदित्य की पकड़ के दबाव से बीच से चटक गई और उसका फलक ब्लेड टूटकर जमीन पर गिर गया। हॉल में सन्नाटा छा गया। भैरव के साथी दहशत में पीछे हट गए। इससे पहले कि भैरव कुछ समझ पाता, आदित्य आगे बढ़ा। उसने अपनी मुट्ठी बांधी। उसे कोई जादुई तकनीक इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। शुद्ध कच्ची शारीरिक ताकत ही काफी थी। उसने भैरव के सीने पर एक सीधा पंच मारा। धूम। आवाज ऐसी थी जैसे कोई हथौड़ा दीवार पर लगा हो। भैरव का विशाल शरीर किसी फटे हुए बोरे की तरह हवा में उड़ा और 20 फीट दूर जाकर हॉल के प्रवेश द्वार के पास गिरा। वो खून की उल्टियां करने लगा। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं। भाग 4, नया नियम। आदित्य ने अपनी मुट्ठी को झाड़ा जैसे उस पर कोई धूल लग गई हो। वो धीरे धीरे कराहते हुए भैरव और उसके डरे हुए साथियों की ओर बढ़ा। अपने मालिक से कहना। आदित्य की आवाज अब पूरे हॉल में गूंज रही थी कि वज्रपुरी में एक नया नियम लागू हो गया है। अनंत शिल्पालय के साथ व्यापार करो तो हम तुम्हें अमीर बना देंगे, लेकिन अगर धमकाने की कोशिश की। उसने भैरव की आंखों में देखा, तो अगली बार मैं कुल्हाड़ी नहीं तोड़ूंगा, गर्दन तोड़ूंगा। भैरव के साथियों ने जल्दी से अपने घायल नेता को उठाया। उनकी आंखों में अब लालच नहीं, केवल शुद्ध भय था। वे लड़खड़ाते हुए वहां से भाग निकले। भाग 5, एक नई जरूरत। जब वे चले गए, आदित्य वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसका सांस थोड़ा तेज चल रहा था, लेकिन थकान से नहीं बल्कि रोमांच से। ये उसकी पहली असली लड़ाई थी और शून्य ब्रह्म सूत्र की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसने स्तर 6 के अभ्यासी को एक ही वार में हरा दिया था। तभी कठपुतलियों में से एक स्टील वाली कठपुतली आगे आई और फर्श पर गिरे कुल्हाड़ी के टुकड़े और खून को साफ करने लगी। आदित्य ने अपनी हथेली को देखा। वहां एक बहुत ही हल्की सफेद लकीर थी जहां कुल्हाड़ी लगी थी। मेरा शरीर मजबूत है, लेकिन अजय नहीं, उसने खुद से कहा। अगर भैरव के पास कोई स्पिरिट हथियार, स्पिरिट वेपन होता तो मुझे चोट लग सकती थी। उसे एक कमी महसूस हुई। मेरे पास सुरक्षा के लिए यह शरीर है, लेकिन आक्रमण के लिए क्या? मुझे एक हथियार चाहिए, एक ऐसा हथियार जो मेरी शारीरिक ताकत और शून्य ऊर्जा दोनों को संभाल सके। उसने तुरंत अनंत के ग्रंथालय में प्रवेश करने का निर्णय लिया। उसे अब केवल स्टील बेचने वाला व्यापारी नहीं बनना था, उसे एक योद्धा बनना था। अभिभावक, उसने मन ही मन पुकारा, मुझे अपने लिए एक हथियार बनाना है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। अध्याय 15, चेतावनी और भविष्य का वादा। भाग 1, गलत मांग। अनंत के ग्रंथालय में सन्नाटा था, लेकिन यह शांतिपूर्ण नहीं था। यह तूफान से पहले की शांति थी। आदित्य, अनंत, अपनी पिछली जीत के उत्साह में था। उसने अभिभावक के सामने खड़े होकर अपनी मांग रखी थी। अभिभावक, मुझे एक ऐसा हथियार चाहिए जो दूर से ही दुश्मनों को खत्म कर सके। मेरी पुरानी दुनिया की गन, बंदूक या मिसाइल जैसी तकनीक। अगर मैं यहाँ बारूद और आधुनिक हथियार ले आऊं तो मैं इस दुनिया का भगवान बन सकता हूं। उसकी आवाज में अहंकार की एक हल्की सी गूंज थी। उसे लगा था कि ग्रंथालय उसे तुरंत ब्लूप्रिंट दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ग्रंथालय का वातावरण अचानक भारी हो गया। बर्फ और अग्नि का संतुलन बिगड़ गया। एक अदृश्य दबाव ने आदित्य को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया। भाग 2, अभिभावक की फटकार। अभिभावक की आवाज गूंजी। इस बार उसमें पिता जैसा स्नेह नहीं, बल्कि एक प्राचीन न्यायाधीश की कठोरता थी। मूर्खता मत करो मेजबान। आदित्य कांप गया। उसने पहली बार अभिभावक को इतना क्रोधित देखा था। तुम तकनीक को बहुत लापरवाही से ले रहे हो। याद रखो तुम कहां हो। यह पृथ्वी नहीं है, यह है अभ्यास, कल्टीवेशन की दुनिया है। यहां का नियम व्यक्तिगत उत्थान है, मशीनों पर निर्भरता नहीं। अभिभावक के शब्द बिजली की तरह गिरे। अगर तुम यहां पृथ्वी की उन्नत तकनीक जैसे बंदूकें या बम ले आए तो तुम इस दुनिया का संतुलन हमेशा के लिए नष्ट कर दोगे। सोचो, अगर एक कमजोर व्यक्ति बिना साधना किए केवल एक बटन दबाकर किसी शक्तिशाली अभ्यासी को मार सके तो क्या कोई कड़ी तपस्या करेगा? क्या कोई सालों तक गुफाओं में बैठकर ध्यान करेगा? आदित्य चुप रहा। उसने इस पहलू पर सोचा ही नहीं था। अभिभावक ने जारी रखा, लोग शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे। वे अपनी आत्मा और शरीर को मजबूत करना छोड़ देंगे और तकनीक के गुलाम बन जाएंगे। यह विकास नहीं, विनाश होगा। अभ्यासी होना बंद हो जाएगा और ये दुनिया अपनी मूल शक्ति खो देगी। भाग 3, नया नियम, संतुलन। दबाव थोड़ा कम हुआ। आदित्य ने सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की। मुझे क्षमा करें अभिभावक, जीत के नशे में मैं भटक गया था। तो मुझे क्या करना चाहिए? अभिभावक की आवाज अब शांत थी। अभी के लिए तुम्हें केवल उन तकनीकों का उपयोग करने की अनुमति है जो हानि रहित हैं
और जो इस दुनिया के ज्ञान के साथ तालमेल बिठा सकें। तकनीकी मदद प्योर टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि इस दुनिया के नियमों का उपयोग करके निर्माण करो। पृथ्वी का विज्ञान फिजिक्स स्ट्रक्चर लो, लेकिन उसमें जान इस दुनिया की ऊर्जा QI से डालो। उदाहरण के लिए अभिभावक ने समझाया, इंजन बनाने के लिए पेट्रोल का उपयोग मत करो, बल्कि एक ऐसा यंत्र बनाओ जो संरचना में वैज्ञानिक हो, लेकिन चले स्पिरिट स्टोन या अभ्यासी की शक्ति से। इससे तकनीक साधना कल्टीवेशन का स्थान नहीं लेगी, बल्कि उसकी सहायक बनेगी। भाग 4, एक छोटा सा उपहार, भविष्यवाणी। आदित्य की समझ में बात आ गई थी, लेकिन उसे थोड़ा उदास देखकर अभिभावक ने एक रहस्य उजागर किया। निराश मत हो मेजबान, तुम्हारी सृजन की इच्छा गलत नहीं है, बस जगह गलत है। ग्रंथालय के अंधेरे कोने में एक छोटा सा चमकता हुआ गोला और भी दिखाई दिया, जिसमें एक पूरी दुनिया समाई हुई लग रही थी। भविष्य में जब तुम पर्याप्त शक्तिशाली हो जाओगे और अपनी जिम्मेदारी सिद्ध कर दोगे, तब मैं तुम्हें एक छोटी दुनिया, स्मॉल वर्ल्ड पॉकेट डायमेंशन उपहार में दूंगा। आदित्य की आंखें चमक उठीं। छोटी दुनिया? हाँ, एक ऐसा आयाम जो मुख्य दुनिया से अलग होगा। वहां तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकोगे। तुम वहां पृथ्वी की तकनीक, विज्ञान या कोई भी प्रयोग कर सकते हो। वहां के नियम तुम्हारे होंगे, लेकिन जब तक वो समय नहीं आता, तुम्हें इस मुख्य दुनिया के नियमों का सम्मान करना होगा। यह एक बड़ा वादा था, एक पूरी दुनिया जहां वो भगवान की तरह निर्माण कर सकता था। भाग 5, यांत्रिक धनुष, द मैकेनिकल कॉम्पाउंड बो। मैं समझ गया, आदित्य ने दृढ़ता से कहा। मैं संतुलन बनाऊंगा। तो अब मुझे एक हथियार चाहिए जो मेरी शारीरिक ताकत का उपयोग करे, न कि मेरी जगह ले। अभिभावक ने अनुमति दी। उचित है। एक नई किताब हवा में तैरती हुई आई। ये बंदूक नहीं थी, ये एक कंपाउंड बो माइनस मिश्रित धनुष की संरचना थी। पृथ्वी पर कंपाउंड बो में पुलीज और लीवर का विज्ञान होता है, जो तीर की गति को कई गुना बढ़ा देता है। ये लो, अभिभावक ने कहा, इसे बनाओ। इसमें पृथ्वी का भौतिकी विज्ञान, फिजिक्स है, पुली और गियर सिस्टम। लेकिन इसे बनाने के लिए तुम्हें इस दुनिया के स्पिरिट स्टील और मायावी पशुओं की नसों, 20 टेंडन्स का उपयोग करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसकी प्रत्यंचा स्ट्रिंग को खींचने के लिए किसी मशीन की नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शारीरिक ताकत की जरूरत होगी। जितना तुम्हारा शरीर मजबूत होगा, उतना ही यह हथियार घातक होगा। यह तकनीक और साधना का सही मिश्रण है। आदित्य के दिमाग में ब्लूप्रिंट छप गया। एक ऐसा धनुष जो लोहे की दीवार को भी भेद सकता है, लेकिन जिसे चलाने के लिए हाथी जैसा बल चाहिए। आदित्य ने अभिभावक को नमन किया। धन्यवाद, मैं अब समझ गया हूं कि असली शक्ति क्या है। वो वापस अपनी दुनिया में लौट आया। अब उसके पास एक लक्ष्य था, एक ऐसा हथियार बनाना जो विज्ञान के दिमाग और अभ्यासी की भुजाओं से चले। अध्याय 16, अन्य लोगों का रहस्य और भर्ती का चक्र। भाग 1, अकेले भगवान का संदेह। आदित्य अभी भी अभिभावक द्वारा दी गई छोटी दुनिया, स्मॉल वर्ल्ड की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा था। एक पल के लिए उत्साह था, लेकिन अगले ही पल तार्किकता ने उसे घेर लिया। उसने अभिभावक की ओर देखा और अपने मन की दुविधा व्यक्त की। एक विचार मन में आ रहा है, अभिभावक, आप मुझे दुनिया तो दे देंगे, मैं उसे बना भी दूंगा, लेकिन किसके लिए? उसकी आवाज में एक खालीपन था। वहां न कोई देखने वाला होगा, न उसका उपयोग करने वाला, और न ही मेरी रचनाओं की प्रशंसा करने वाला। एक राजा बिना प्रजा के क्या है? एक भगवान बिना भक्तों के क्या है? वो केवल अकेलापन होगा। भाग 2, लोगों का जाल। ग्रंथालय का वातावरण हल्का सा गर्म हो गया, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को समझा रहा हो। निराश मत हो मेजबान, अभिभावक ने कहा। वो दुनिया एक बंद पिंजरा नहीं होगी। वो इस दुनिया से और अन्य दुनियाओं से भी बंधी होगी। आदित्य चौंक गया। अन्य दुनियाएं? हाँ, अभिभावक ने पुष्टि की। आदित्य की जिज्ञासा 7वें आसमान पर थी। कौन सी दुनियाएं? क्या पृथ्वी या कोई और? अभिभावक ने रहस्य बनाए रखा। तू अभी कौन सी दुनिया में है, ये जानने की जरूरत नहीं है। समय आने पर सब पता चल जाएगा। अभी तुम्हारा स्तर उन सच्चाइयों को संभालने के लिए बहुत कम है। आदित्य ने बहस नहीं की, उसने सिर हिलाया। ठीक है। भाग 3, भर्ती कार्यालय की आवश्यकता। अभिभावक ने विषय बदला, क्योंकि वर्तमान की समस्याएं भविष्य के सपनों से ज्यादा जरूरी थीं। मेजबान, सपनों से बाहर निकलो। तुम्हें अभी एक भर्ती कार्यालय, रिक्रूटमेंट ऑफिस भी उभारना होगा। तुमने महल बना लिया, लेकिन उसे चलाने वाले हाथ कहां हैं? अभी तुम्हें अपने मंडप, पेविलियन और महल के लिए कर्मचारियों की सख्त जरूरत है। और भविष्य में जब तुम्हें सेना, कारीगर या विशेष सेवकों की जरूरत होगी, तो तुम उन्हें खुद ढूंढने नहीं जा सकते। आदित्य को गुप्ता परिवार की मदद याद आई। वे मददगार थे, लेकिन वे पूरी तरह से उसके नहीं थे। उसे अपने लोग चाहिए थे। लेकिन समस्या वही है, अभिभावक, आदित्य ने कहा। विश्वासघात। मैं अजनबियों को अपने महल में कैसे लाऊं? अगर कोई जासूस हुआ तो? भाग 4, 3 दिव्य फॉर्मेशंस, द 3 फॉर्मेशंस। अभिभावक ने उत्तर दिया, हमें ऐसे लोग चाहिए जिन पर हम आंख मूंद कर विश्वास कर सकें।
इसलिए मैं तुम्हें 3 विशेष फॉर्मेशन बुक्स व्यूह रचना की किताबें दे रहा हूं। 3 किताबें हवा में तैरती हुई आदित्य के सामने आ गईं। उन पर जटिल ज्यामितीय आकृतियां, जियोमेट्रिक शेप्स बनी थीं। ये कोई साधारण किताबें नहीं हैं। तुम्हें अपने भर्ती कार्यालय के फर्श पर इन फॉर्मेशंस को स्थापित करना होगा। जो भी भर्ती होने आएगा उसे इन 3 चक्रों से गुजरना होगा। अभिभावक ने एक एक करके समझाया। 1 सत्य मनसा व्यू, फॉर्मेशन ऑफ ट्रू इंटेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब कोई व्यक्ति इस फॉर्मेशन में खड़ा होगा तो तुम उसके अंदर की मंशा जान सकोगे। वो कैसा है, उसका मन पवित्र है या कपटपूर्ण, वो कहां से आया है और किस उद्देश्य से यहां नौकरी मांगने आया है। कोई भी जासूस या दुश्मन इस व्यू से अपनी सच्चाई नहीं छिपा सकेगा। 2 शक्ति परीक्षण व्यू, फॉर्मेशन ऑफ पावर असेसमेंट। ये फॉर्मेशन उसकी शारीरिक और आत्मिक शक्ति कल्टीवेशन को मापेगा। वो कितना वजन उठा सकता है, उसकी QI का स्तर क्या है, ये सब तुम्हें बिना लड़े पता चल जाएगा। 3 क्षमता और कौशल व्यू, फॉर्मेशन ऑफ एप्टीट्यूड। सिर्फ ताकत काफी नहीं है। यह व्यू बताएगा कि वह व्यक्ति किस काम में अच्छा है। क्या वो लोहार बनने लायक है? क्या उसका दिमाग गणित में तेज है? या क्या वो एक अच्छा रक्षक बन सकता है? इससे तुम सही व्यक्ति को सही काम दे सकोगे। आदित्य ने उन 3 किताबों को थाम लिया। ये उसके लिए किसी हथियार से कम नहीं था। अब उसे लोगों के झूठ बोलने का डर नहीं था। जाओ मेजबान, अभिभावक ने कहा, अपना भर्ती कार्यालय बनाओ। अब समय आ गया है कि अनंत शिल्पालय में जीवन की हलचल शुरू हो। आदित्य वापस अपनी वास्तविकता में लौटा। उसके चेहरे पर एक योजना थी। अब वो केवल ईंट और पत्थर नहीं बल्कि एक साम्राज्य बनाने वाला था। अध्याय 17 रेशियो 500 वर्षों का वरदान और भर्ती मंडप। भाग 1 सीमाओं को तोड़ना, ऊर्जा संकलन। अनंत शिल्पालय के सबसे सुरक्षित कक्ष में आदित्य ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके चारों ओर 50,000 स्पिरिट स्टोन्स का ढेर लगा था। शून्य ब्रह्मसूत्र अपनी चरम सीमा पर था। पिछले कई हफ्तों से वो शरीर शुद्धिकरण, बॉडी रिफाइनिंग के चरम स्तर पर अटका हुआ था, लेकिन आज उसे वो बाधा टूटती हुई महसूस हुई। अचानक उसके शरीर के अंदर एक विस्फोट हुआ। ये दर्दनाक नहीं बल्कि मुक्तिदायक था। उसे लगा जैसे उसकी हड्डियों और नसों के ताले खुल गए हैं। बाहरी दुनिया की QI अब केवल उसकी त्वचा को नहीं छू रही थी, बल्कि उसके शरीर के अंदर नसों में एक नदी की तरह बहने लगी थी। उसकी नाभि के पास एक छोटा सा लेकिन चमकदार ऊर्जा का भंवर बन गया। धूम। कक्ष में एक अदृश्य तरंग दौड़ी। सारे स्पिरिट स्टोन्स धूल बन गए क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा आदित्य ने सोख ली थी। उसने आंखें खोली। उसकी दृष्टि अब इतनी तेज थी कि वो हवा में उड़ते धूल के कणों को भी गिन सकता था। भाग 2 समय का स्वामी। आदित्य ने अभिभावक को पुकारा। अभिभावक, मैं अलग महसूस कर रहा हूं। मैं अब केवल शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हूं, मुझे अनंतता का एहसास हो रहा है। अभिभावक की आवाज गूंजी, बधाई हो मेजबान, आपने नश्वरता मोर्टेलिटी की पहली बड़ी बाधा पार कर ली है। अब आप शरीर शुद्धिकरण चरण से बाहर निकलकर ऊर्जा संकलन QE गैदरिंग रेल में प्रवेश कर चुके हैं। अभिभावक ने आगे एक ऐसा तथ्य बताया जिसने आदित्य को हिलाकर रख दिया। इस स्तर पर पहुंचने का सबसे बड़ा इनाम शक्ति नहीं, समय है। आपकी प्राकृतिक आयु अब बढ़ गई है। अब आप कम से कम 500 वर्ष जीवित रहेंगे। आदित्य सन्न रह गया। 500 साल? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। 500 साल? पृथ्वी पर साम्राज्य इतने समय में बनकर मिट जाते हैं और मुझे ये समय केवल एक चरण पार करने पर मिला है। उसकी सोच का दायरा अचानक विशाल हो गया। उसकी योजनाएं अब दशकों की नहीं बल्कि सदियों की हो सकती थीं। वो अब सचमुच अनंत बनने की राह पर था। भाग 3 भर्ती मंडप, द रिक्रूटमेंट पवेलियन। इस नई ऊर्जा और उत्साह के साथ आदित्य महल के बाहर आया। अब उसे अपने साम्राज्य को चलाने के लिए लोगों की जरूरत थी। उसने अपनी कठपुतलियों पपेट्स को आदेश दिया। महल के मुख्य द्वार के बाईं ओर एक छोटा लेकिन सुंदर भवन बनाया गया। इसे भर्ती मंडप नाम दिया गया। ये भवन खुला और हवादार था, लेकिन इसमें प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था, एक लंबा गलियारा। आदित्य ने अभिभावक द्वारा दी गई 3 फॉर्मेशन बुक्स, व्यूह रचना की किताबें निकाली। उसने अपनी नई ऊर्जा संकलन शक्ति का उपयोग करते हुए फर्श पर जटिल रेखाएं और प्रतीक उकेरना शुरू किया। भाग 4 3 चक्रों की स्थापना। उसने गलियारे को 3 भागों में बांटा। 1 प्रवेश द्वार, सत्य मनसा व्यूह। यहां उसने पहली फॉर्मेशन स्थापित की। जैसे ही कोई इस पर कदम रखेगा, एक अदृश्य दबाव उसके मन पर पड़ेगा। अगर उसके मन में छल, कपट या जासूसी का विचार होगा तो व्यूह लाल चमकने लगेगा और उसे भारी झटका देकर बाहर फेंक देगा। 2 मध्य भाग, शक्ति परीक्षण व्यूह। यहां दूसरी फॉर्मेशन थी। ये बिना किसी वजन को उठाए व्यक्ति की शारीरिक क्षमता और ऊर्जा स्तर को माप लेगी और दीवार पर लगे क्रिस्टल में दिखा देगी। 3 अंतिम भाग, क्षमता व्यूह। यहां तीसरी फॉर्मेशन थी। यह व्यक्ति की छिपी प्रतिभा को पहचानेगी, चाहे वो लोहार का काम हो, हिसाब किताब हो या प्रबंधन।
भाग 5 शक्ति की सीमा। जब फॉर्मेशंस स्थापित हो गए और चमकने लगे तो आदित्य को बहुत गर्व महसूस हुआ, लेकिन तभी अभिभावक ने उसे एक महत्वपूर्ण नियम याद दिलाया। सावधान रहें मेजबान, ये व्यूह रचनाएं अरेज आपकी वर्तमान शक्ति पर आधारित हैं। इनका प्रभाव केवल उन लोगों पर होगा जो आपसे कमजोर हैं, यानी आम इंसान और शरीर शुद्धिकरण बॉडी रिफाइनिंग स्तर के अभ्यासी। अभिभावक ने चेतावनी दी, यदि कोई ऊर्जा संकलन क्यूई गैदरिंग स्तर का विशेषज्ञ या उससे ऊपर का व्यक्ति इसमें प्रवेश करता है तो वो अपनी शक्ति से इस व्यू को धोखा दे सकता है या इसे तोड़ सकता है। आदित्य ने सिर हिलाया। मैं समझ गया, अभी मुझे केवल मजदूरों, सेवकों और रक्षकों की जरूरत है जो वैसे भी निचले स्तर के होते हैं। विशेषज्ञों को संभालने के लिए मैं खुद काफी हूं। और जैसे जैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, आदित्य ने अपनी मुट्ठी भींची जिसमें नीली ऊर्जा चमक रही थी, मैं इन व्यूह रचनाओं को भी अपग्रेड करता रहूंगा। शाम तक भर्ती मंडप तैयार था। उसके बाहर एक बड़ा नोटिस लगा दिया गया, अनंत शिल्पालय में भर्ती शुरू। अच्छी तनख्वाह, सुरक्षा और सम्मान। केवल सच्चे और मेहनती लोग ही प्रवेश करें। आदित्य अपनी बालकनी से देख रहा था। जाल बिछ चुका था। अब देखना था कि वज्रपुरी की भीड़ में से कौन से हीरे निकल कर आते हैं। अध्याय 18 अनंत मंडप का पहला व्यवसाय और भव्य योजनाएं। भाग 1 आतिथ्य का विजन, हॉस्पिटैलिटी विजन। आदित्य अपने महल के अध्ययन कक्ष में बैठा था। उसके सामने एक बड़ा नक्शा फैला हुआ था। हथियार बेचना अच्छा था, लेकिन वह जानता था कि केवल हथियारों से एक साम्राज्य नहीं चलता। उसे एक ऐसे व्यवसाय की जरूरत थी जो हर दिन सोने के सिक्के लाए और शहर के कुलीन लोगों को उसके करीब ले आए। होटल और रेस्तरां, उसने नक्शे के एक खाली हिस्से पर गोला बनाते हुए कहा। उसकी योजना साधारण सराय बनाने की नहीं थी। वो वज्रपुरी को विलासिता, लग्जरी का असली मतलब सिखाना चाहता था। भाग 2 जायके का संगम, फ्यूजन क्विजीन। उसने अपनी डायरी में पहली योजना लिखी, खाद्य क्रांति। इस दुनिया का खाना बहुत सीधा सादा था, उबला हुआ मांस और सादा चावल। आदित्य ने मुस्कुराते हुए सोचा, मैं पृथ्वी के आधुनिक व्यंजनों को यहाँ की स्पिरिट सामग्री, स्पिरिट इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलाऊंगा। मेनू, पिज्जा और बर्गर जैसी अवधारणाओं को यहाँ के आटे और मसालों से बनाया जाएगा। पेस्ट्री और डेसर्ट, पृथ्वी की बेकिंग तकनीक और यहाँ के मीठे फलों का संगम। स्पिरिट भोजन, वो ऐसे व्यंजन तैयार करेगा जो स्वादिष्ट होने के साथ साथ अभ्यासी कल्टीवेटर की शक्ति बढ़ाने में भी मदद करें। जब लोग एक बार ये स्वाद चख लेंगे तो वे पुरानी सराय का खाना कभी नहीं खा पाएंगे। आदित्य ने मन ही मन तय किया। भाग 3 मायावी बगीचा, फॉर्मेशन गार्डन। दूसरी योजना माहौल, एम्बियंस को लेकर थी। आदित्य ने महल के बगल वाली जमीन को चुना। यहां केवल पेड़ पौधे नहीं होंगे, यहां जादू होगा। उसने प्राकृतिक सौंदर्य व्यू, नेचुरल ब्यूटी फॉर्मेशन का उपयोग करने का निर्णय लिया। ये एक ऐसा फॉर्मेशन था जो उस बगीचे के मौसम को नियंत्रित करेगा। चाहे बाहर कड़कती धूप हो या बारिश, उस बगीचे में हमेशा बसंत रहेगा। रंग बिरंगे फूल जो कभी नहीं मुरझाएंगे। हवा में हमेशा धीमी धीमी खुशबू रहेगी। फॉर्मेशन की मदद से कृत्रिम झरने और धुंध मिस्ट बनाई जाएगी जो ग्राहकों को ऐसा महसूस कराएगी जैसे वे स्वर्ग में बैठे हों। भाग 4 आधुनिक सुख सुविधाएं, दी एडवांस रूम्स। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण योजना थी रहने का अनुभव। वज्रपुरी की सरायों में गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में ठंड लगती थी। बिस्तर सख्त होते थे। आदित्य इसे बदलना चाहता था। एक तापमान नियंत्रण व्यूह, टेम्परेचर कंट्रोलर। हर कमरे में एक छोटा फॉर्मेशन प्लेट लगाया जाएगा। ग्राहक अपनी मर्जी से कमरे को ठंडा या गर्म कर सकेगा। यह पृथ्वी के एसी और हीटर का जादुई संस्करण था। 2 आराम। उसने अपनी स्प्रिंग तकनीक का उपयोग करके गद्देदार और मखमली बिस्तर डिजाइन किए। चादरें सबसे महंगे रेशम की होंगी। 3 सजावट। कमरों को राजसी अंदाज में सजाया जाएगा जिसमें दीवारों पर हल्की रोशनी देने वाले पत्थर, ल्यूमिनस स्टोन्स जड़े होंगे। भाग 5 बाहरी नजारे और भर्ती। होटल के बाहर का हिस्सा ऐसा डिजाइन किया गया था कि वहां बैठने पर पूरा शहर और दूर के पहाड़ दिखाई दें। शाम की चाय और नाश्ते के लिए ये सबसे अच्छी जगह होगी। पूरी योजना तैयार होने के बाद आदित्य तुरंत अपने भर्ती मंडप, रिक्रूटमेंट पवेलियन की ओर गया। उसने नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा विज्ञापन लगाया। अनंत विश्राम गृह, द इन्फिनिट रिजॉर्ट, भर्ती शुरू। पद, रसोइये, शेफ्स, वेटर, प्रबंधक, मैनेजर्स, माली और सफाई कर्मचारी। वेतन बाजार दर से 3 गुना अधिक। शर्त, ईमानदारी और सीखने की लगन। क्या आप कुछ नया करना चाहते हैं? क्या आप इतिहास का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो अनंत शिल्पालय में आइए। विज्ञापन लगते ही भीड़ जमा होने लगी, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि अंदर जाने के लिए उन्हें आदित्य के 3 सत्य व्यू, 3 ट्रूथ फॉर्मेशन से गुजरना होगा। केवल वही लोग चुने जाएंगे जो वफादार होंगे और जिनमें हुनर होगा। आदित्य ने दूर से देखा, जल्द ही ये जगह शहर का दिल बन जाएगी। अध्याय 19 गगनचुंबी सपने और आधुनिक आवास। भाग 1 अनंत निवास, द इन्फिनिट रेजिडेंसी का खाका। आदित्य अपने निर्माण कक्ष में एक विशाल ब्लूप्रिंट पर काम कर रहा था।
महल और भर्ती कार्यालय के बाद अब वज्रपुरी के रहन सहन, लिविंग स्टैंडर्ड्स को हमेशा के लिए बदलना चाहता था। उसने अपनी इमारत का नाम रखा अनंत निवास। ये 9 मंजिला इमारत होगी जो इस शहर की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत बनने वाली थी। भाग 2, भोजन और विलासिता, स्तर 1 और 2। आदित्य ने अपनी कठपुतलियों और कारीगरों को नक्शा समझाया। पहला तल, द जनरल डाइनिंग, निचली मंजिल आम लोगों के लिए होगी। यहाँ एक विशाल हॉल होगा जहाँ सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर पृथ्वी की शैली का स्वादिष्ट लेकिन सस्ता खाना खा सकेंगे। यहाँ वातावरण नियंत्रण व्यूह, क्लाइमेट कंट्रोल अरे हमेशा चालू रहेगा ताकि बाहर की गर्मी या बारिश का असर अंदर बैठे ग्राहकों पर न पड़े। दूसरा तल, द वीआईपी लाउंज, ये मंजिल विशेष मेहमानों और अमीर व्यापारियों के लिए होगी। यहाँ गोपनीयता, प्राइवेसी ही सबसे बड़ी सुविधा होगी। आदित्य ने यहाँ ध्वनि अवरोधक व्यू, साउंड प्रूफ अरेज लगाने की योजना बनाई ताकि एक टेबल की बात दूसरी टेबल तक न जाए। सबसे खास बात थी मनचाहा वातावरण। हर प्राइवेट केबिन में एक फॉर्मेशन प्लेट होगी। ग्राहक चाहे तो अपने केबिन का माहौल बर्फीली पहाड़ियों जैसा ठंडा कर सकता है या चाहे तो गर्म बसंत जैसा सुखद। दीवारों पर लगे भ्रम व्यूह, इल्यूजन अरेज उन्हें जंगल या समुद्र तट का दृश्य दिखाएंगे। भाग 3, जादुई गिरगिट कमरे, स्तर 3 से 9। सबसे क्रांतिकारी विचार आवासीय मंजिलों 3 से 9 के लिए था। पृथ्वी पर होटलों में सस्ते कमरे और महंगे स्वीट अलग अलग होते हैं, लेकिन आदित्य ने जगह बचाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए परिवर्तनीय कक्ष तकनीक, डायनामिक रूम कन्वर्जन का उपयोग किया। हर कमरा एक जैसा दिखेगा, आदित्य ने समझाया, लेकिन सुविधा ग्राहक की जेब के अनुसार बदल जाएगी। ये सब कुंजी की टोकन पर निर्भर करेगा। एक सामान्य मोड, सिल्वर टोकन, अगर ग्राहक कम पैसे देता है तो उसे सिल्वर टोकन मिलेगा। इसे दरवाजे पर लगाते ही कमरा एक साधारण, साफ सुथरे और हवादार कमरे के रूप में खुलेगा। बिस्तर आरामदायक होगा लेकिन कोई विशेष जादुई सुविधा नहीं होगी। 2 लग्जरी मोड, गोल्ड टोकन, अगर ग्राहक ज्यादा पैसे देता है तो उसे गोल्ड टोकन मिलेगा। उसी कमरे में टोकन लगाते ही लग्जरी फॉर्मेशन सक्रिय हो जाएगा। बिस्तर के नीचे लगा व्यू उसे बादलों जैसा नरम बना देगा। कमरे में स्पिरिट गैदरिंग अरे चालू हो जाएगा जिससे हवा में ऊर्जा QI भर जाएगी। अभ्यासियों के लिए स्वर्ग। बाथरूम में पानी अपने आप गर्म हो जाएगा और उसमें सुगंधित जड़ी बूटियों की महक आएगी। एक ही कमरा, 2 दुनियाएं, आदित्य मुस्कुराया। इससे कोई भी कमरा कभी खाली नहीं रहेगा। भाग 4, उड़न कक्ष, द स्पिरिट एलिवेटर। 9 मंजिला इमारत में सीढ़ियां चढ़ना थका देने वाला था, इसलिए आदित्य ने इस दुनिया की पहली लिफ्ट डिजाइन की। उसने इसे उड़न कक्ष, फ्लाइंग चेंबर नाम दिया। पृथ्वी का विज्ञान, इसमें एक केबिन और काउंटरवेट का सिस्टम था जो पुलिस पर चलता था। जादुई तकनीक, इसे खींचने के लिए बिजली की मोटर नहीं बल्कि गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण व्यू, ग्रेविटी कंट्रोल अरे और विंड स्पिरिट स्टोन का उपयोग किया गया था। ग्राहक बस अंदर जाकर उस मंजिल के नंबर, प्रतीक को दबाएगा और लिफ्ट बिना किसी झटके के हवा में तैरती हुई उस मंजिल पर पहुंच जाएगी। सुरक्षा के लिए उसने नीचे पंख व्यू, फेदर फॉल अरे लगाया था ताकि अगर लिफ्ट कभी गिरे भी, जो असंभव था, तो वो फूल की तरह धीरे से जमीन पर लैंड करे। भाग 5, निर्माण का आदेश। योजना पूरी थी। आदित्य ने अपनी निर्माण कठपुतलियों, कंस्ट्रक्शन पपेट्स और वफादार कारीगरों को काम पर लगा दिया। वज्रपुरी को पता चलने दो, आदित्य ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, कि अब जमीन पर नहीं, आसमान में रहने का समय आ गया है। अध्याय 20, आसमान को छूता सपना और वज्रपुरी की नई सुबह। भाग 1, पत्थरों का संगीत, द सिम्फनी ऑफ कंस्ट्रक्शन। वज्रपुरी के इतिहास में ऐसा निर्माण कार्य पहले कभी नहीं देखा गया था। अगले कुछ महीनों तक शहर के लोग अपनी दिनचर्या छोड़कर उस खाली भूखंड को घूरते रहते थे। वहां शोर था, लेकिन वो शोर अव्यवस्थित नहीं था, वो एक लयबद्ध संगीत जैसा था। 4 जादुई कठपुतलियां, पपेट्स किसी अथक मशीन की तरह काम कर रही थीं। स्टील की कठपुतली भारी लोहे के गर्डर्स को अपने कंधों पर उठाकर 50 फीट ऊपर ले जाती और उन्हें एक दूसरे में फंसा देती, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। सीमेंट की कठपुतली एक अजीब ग्रे रंग का पेस्ट उगलती, जो पत्थरों को हमेशा के लिए एक कर देता था। देखते ही देखते एक ढांचा खड़ा हो गया। ये वज्रपुरी की पारंपरिक चौड़ी और नीची इमारतों जैसा नहीं था। ये पतला, सीधा और गगनचुंबी था। जब अंतिम ईंट रखी गई और बाहरी दीवारों पर उन्नत कांच, एडवांस ग्लास की खिड़कियां लगाई गईं, तो शाम के सूरज की रोशनी उस पर गिरकर बिखर गई। पूरी इमारत एक विशाल हीरे की तरह चमक उठी। ये अनंत निवास था, 9 मंजिलों का वो चमत्कार जिसने बादलों को चुनौती दी थी। भाग 2, वफादारी की परीक्षा, द सिलेक्शन। इमारत तैयार थी, लेकिन उसमें जान डालना बाकी था। भर्ती मंडप, रिक्रूटमेंट पवेलियन के बाहर हजारों लोगों की कतार लगी थी। बेरोजगारी और युद्ध से त्रस्त इस शहर में अनंत की नौकरी एक सुनहरे सपने जैसी थी। लेकिन प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य छलनी लगी थी। जैसे ही पहला उम्मीदवार, एक मजबूत दिखने वाला आदमी, गलियारे में दाखिल हुआ, फर्श पर उकेरे गए सत्य मनसा व्यू, ट्रूथ इंटेंट फॉर्मेशन ने लाल रंग की चमक छोड़ी। झनझनाहट, एक अदृश्य धक्के ने उसे पीछे फेंक दिया। जासूस, भीड़ में कानाफूसी हुई। वो आदमी लौह रक्त संप्रदाय का मुखबिर था।
जो पकड़े जाने के डर से भाग खड़ा हुआ। लेकिन फिर एक गरीब अनाथ लड़की, जिसके कपड़े फटे थे लेकिन आंखों में ईमानदारी थी, डरते हुए आगे बढ़ी। व्यूह ने एक शांत हरी रोशनी छोड़ी। दूसरे व्यूह ने उसकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना, पाक कला, कुकिंग एप्टीट्यूड। इस तरह हजारों की भीड़ में से केवल 100 लोग चुने गए। वे वफादार थे, मेहनती थे और सबसे बड़ी बात, वे अब अनंत के परिवार का हिस्सा थे। उन्हें नए साफ सुथरे यूनिफॉर्म दिए गए जो इस दुनिया के रेशम और पृथ्वी के कॉटन जैसे डिजाइन का मिश्रण थे। भाग 3, उड़ने वाला कमरा, द मिरेकल ऑफ एसेंशन। उद्घाटन का दिन आया। शहर के रईस, संप्रदायों के बुजुर्ग और शाही अधिकारी सबको न्योता दिया गया था। जैसे ही वे मुख्य लॉबी में दाखिल हुए, उनके मुंह खुले रह गए। फर्श इतना चमकदार था कि वे उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। हवा में वातावरण नियंत्रण व्यूह के कारण एक भीनी भीनी ठंडक थी, जबकि बाहर भीषण गर्मी थी। लेकिन असली जादू कोने में उनका इंतजार कर रहा था। देवियों और सज्जनों, आदित्य, अनंत के वेश में ने एक विशाल धातु के दरवाजे की ओर इशारा किया। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां पुरानी हो चुकी हैं। मैं आपको उड़न कक्ष, फ्लाइंग चेंबर भेंट करता हूं। दरवाजा अपने आप खुला, सेंसर व्यूह के कारण। रईसों का एक समूह, जिसमें महेश गुप्ता भी शामिल थे, डरते डरते उस छोटे से लकड़ी और कांच के कमरे लिफ्ट में दाखिल हुए। आदित्य ने अंदर लगे पैनल पर 9 का अंक दबाया। हल्की सी गूंज और फिर एक अजीब संवेदना। पेट में हल्की सी गुदगुदी हुई। कांच की दीवार से बाहर का नजारा नीचे खिसकने लगा। लोग चीख पड़े। उन्हें लगा वे गिर रहे हैं, लेकिन वे ऊपर जा रहे थे। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। वे 9वीं मंजिल पर थे। असंभव, एक बुजुर्ग अभ्यासी ने नीचे शहर को चींटी जैसा छोटा देखते हुए फुसफुसाया। ये तो उड़ने की कला है, बिना पंखों के। भाग 4, स्वाद और सुकून की क्रांति। भोजन कक्ष, डाइनिंग हॉल में एक अलग ही दृश्य था। रसोइयों ने पृथ्वी और इस दुनिया के स्वादों का संगम पेश किया था। एक व्यापारी ने अपने सामने रखी डिश को देखा। 2 नरम बनों के बीच मसालेदार स्पिरिट बीस्ट का मांस और पिघला हुआ पनीर। उसने एक बाइट ली। स्वाद का विस्फोट। ये क्या है? उसने मुंह भरते हुए पूछा। इसे अनंत बर्गर कहते हैं, वेटर ने विनम्रता से जवाब दिया। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद जड़ी बूटियां आपकी थकान को तुरंत मिटा देंगी। उधर आवासीय कमरों रूम्स में एक अलग चमत्कार हो रहा था। एक अमीर ग्राहक ने गोल्ड टोकन खरीदा था। उसने जैसे ही कमरे में चाबी लगाई, साधारण सा दिखने वाला कमरा बदल गया। दीवारों पर जंगल का दृश्य उभर आया, इल्यूजन अरे। बिस्तर के गद्दे हवा में तैरते बादलों जैसे नरम हो गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाथरूम में नल घुमाते ही बिना आग जलाए गर्म पानी आने लगा। गोपनीयता, सुरक्षा और विलासिता। ग्राहक ने मखमली बिस्तर पर गिरते हुए कहा, मैं अब कभी किसी और सराय में नहीं रुकूंगा। भाग 5, ईर्ष्या की छाया। रात गहरी हो गई थी। अनंत निवास अब रोशनी के एक स्तंभ की तरह चमक रहा था, जो वज्रपुरी के आकाश को रोशन कर रहा था। अंदर हंसी, संगीत और सिक्कों की खनक थी। पहले ही दिन आदित्य ने इतना कमा लिया था जितना दूसरे व्यापारी साल भर में कमाते थे। लेकिन दूर अंधेरी गलियों में पुरानी सरायों के मालिक और विरोधी संप्रदायों के जासूस इस चमक को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ये रोशनी बहुत तेज है, एक छाया ने अंधेरे में फुसफुसाया। और जो चीज बहुत तेज चमकती है, वो दूसरों की आंखों में चुभती है। आदित्य अपनी सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ा था। हवा उसके मास्क को छूकर गुजर रही थी। वो जानता था कि ये सफलता तूफान लेकर आएगी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिसमें अब ऊर्जा संकलन की नीली बिजली दौड़ रही थी। आने दो तूफान को, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। मेरा महल कांच का है, लेकिन इसकी नींव स्टील और आत्मा से बनी है। अध्याय 20, आसमान को छूता सपना और वज्रपुरी की नई सुबह। भाग 1, पत्थरों का संगीत, द सिम्फनी ऑफ कंस्ट्रक्शन। वज्रपुरी के इतिहास में ऐसा निर्माण कार्य पहले कभी नहीं देखा गया था। अगले कुछ महीनों तक शहर के लोग अपनी दिनचर्या छोड़कर उस खाली भूखंड को घूरते रहते थे। वहां शोर था, लेकिन वो शोर अव्यवस्थित नहीं था। वो एक लयबद्ध संगीत जैसा था। 4 जादुई कठपुतलियां, पपेट्स, किसी अथक मशीन की तरह काम कर रही थीं। स्टील की कठपुतली भारी लोहे के गर्डर्स को अपने कंधों पर उठाकर 50 फीट ऊपर ले जाती और उन्हें एक दूसरे में फंसा देती, जैसे कोई बच्चा खिलौनों से खेल रहा हो। सीमेंट की कठपुतली एक अजीब ग्रे रंग का पेस्ट उगलती, जो पत्थरों को हमेशा के लिए एक कर देता था। देखते ही देखते एक ढांचा खड़ा हो गया। ये वज्रपुरी की पारंपरिक चौड़ी और नीची इमारतों जैसा नहीं था। ये पतला, सीधा और गगनचुंबी था। जब अंतिम ईंट रखी गई और बाहरी दीवारों पर उन्नत कांच, एडवांस ग्लास की खिड़कियां लगाई गईं, तो शाम के सूरज की रोशनी उस पर गिरकर बिखर गई। पूरी इमारत एक विशाल हीरे की तरह चमक उठी। ये अनंत निवास था, 9 मंजिलों का वो चमत्कार जिसने बादलों को चुनौती दी थी। भाग 2, वफादारी की परीक्षा, द सिलेक्शन। इमारत तैयार थी, लेकिन उसमें जान डालना बाकी था। भर्ती मंडप, रिक्रूटमेंट पवेलियन के बाहर हजारों लोगों की कतार लगी थी। बेरोजगारी और युद्ध से त्रस्त इस शहर में अनंत की नौकरी एक सुनहरे सपने जैसी थी।
लेकिन प्रवेश द्वार पर एक अदृश्य छलनी लगी थी। जैसे ही पहला उम्मीदवार, एक मजबूत दिखने वाला आदमी, गलियारे में दाखिल हुआ, फर्श पर उकेरे गए सत्य मनसा व्यू ट्रूथ इंटेंट फॉर्मेशन ने लाल रंग की चमक छोड़ी। झनझनाहट, एक अदृश्य धक्के ने उसे पीछे फेंक दिया। जासूस, भीड़ में कानाफूसी हुई। वो आदमी लौह रक्त संप्रदाय का मुखबिर था, जो पकड़े जाने के डर से भाग खड़ा हुआ। लेकिन फिर एक गरीब अनाथ लड़की, जिसके कपड़े फटे थे लेकिन आंखों में ईमानदारी थी, डरते हुए आगे बढ़ी। व्यूह ने एक शांत हरी रोशनी छोड़ी। दूसरे व्यूह ने उसकी छिपी हुई प्रतिभा को पहचाना, पाक कला, कुकिंग एप्टीट्यूड। इस तरह हजारों की भीड़ में से केवल 100 लोग चुने गए। वे वफादार थे, मेहनती थे, और सबसे बड़ी बात, वे अब अनंत के परिवार का हिस्सा थे। उन्हें नए साफ सुथरे यूनिफॉर्म दिए गए, जो इस दुनिया के रेशम और पृथ्वी के कॉटन जैसे डिजाइन का मिश्रण थे। भाग 3, उड़ने वाला कमरा, द मिरेकल ऑफ एसेंशन। उद्घाटन का दिन आया। शहर के रईस, संप्रदायों के बुजुर्ग और शाही अधिकारी, सबको न्योता दिया गया था। जैसे ही वे मुख्य लॉबी में दाखिल हुए, उनके मुंह खुले रह गए। फर्श इतना चमकदार था कि वे उसमें अपना चेहरा देख सकते थे। हवा में वातावरण नियंत्रण व्यूह के कारण एक भीनी भीनी ठंडक थी, जबकि बाहर भीषण गर्मी थी। लेकिन असली जादू कोने में उनका इंतजार कर रहा था। देवियों और सज्जनों, आदित्य, अनंत के वेश में ने एक विशाल धातु के दरवाजे की ओर इशारा किया। ऊपरी मंजिलों पर जाने के लिए सीढ़ियां पुरानी हो चुकी हैं। मैं आपको उड़न कक्ष, फ्लाइंग चेंबर भेंट करता हूं। दरवाजा अपने आप खुला, सेंसर व्यूह के कारण। रईसों का एक समूह, जिसमें महेश गुप्ता भी शामिल थे, डरते डरते उस छोटे से लकड़ी और कांच के कमरे लिफ्ट में दाखिल हुए। आदित्य ने अंदर लगे पैनल पर 9 का अंक दबाया। हल्की सी गूंज और फिर एक अजीब संवेदना। पेट में हल्की सी गुदगुदी हुई। कांच की दीवार से बाहर का नजारा नीचे खिसकने लगा। लोग चीख पड़े। उन्हें लगा वे गिर रहे हैं, लेकिन वे ऊपर जा रहे थे। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुला। वे 9वीं मंजिल पर थे। असंभव, एक बुजुर्ग अभ्यासी ने नीचे शहर को चींटी जैसा छोटा देखते हुए फुसफुसाया। ये तो उड़ने की कला है, बिना पंखों के। भाग 4, स्वाद और सुकून की क्रांति। भोजन कक्ष, डाइनिंग हॉल में एक अलग ही दृश्य था। रसोइयों ने पृथ्वी और इस दुनिया के स्वादों का संगम पेश किया था। एक व्यापारी ने अपने सामने रखी डिश को देखा। 2 नरम बनों के बीच मसालेदार स्पिरिट बीस्ट का मांस और पिघला हुआ पनीर। उसने एक बाइट ली। स्वाद का विस्फोट। ये क्या है? उसने मुंह भरते हुए पूछा। इसे अनंत बर्गर कहते हैं, वेटर ने विनम्रता से जवाब दिया। यह न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें मौजूद जड़ी बूटियां आपकी थकान को तुरंत मिटा देंगी। उधर आवासीय कमरों रूम्स में एक अलग चमत्कार हो रहा था। एक अमीर ग्राहक ने गोल्ड टोकन खरीदा था। उसने जैसे ही कमरे में चाबी लगाई, साधारण सा दिखने वाला कमरा बदल गया। दीवारों पर जंगल का दृश्य उभर आया, इल्यूजन अरे। बिस्तर के गद्दे हवा में तैरते बादलों जैसे नरम हो गए, और सबसे चौंकाने वाली बात, बाथरूम में नल घुमाते ही बिना आग जलाए गर्म पानी आने लगा। गोपनीयता, सुरक्षा और विलासिता। ग्राहक ने मखमली बिस्तर पर गिरते हुए कहा, मैं अब कभी किसी और सराय में नहीं रुकूंगा। भाग 5, ईर्ष्या की छाया। रात गहरी हो गई थी। अनंत निवास अब रोशनी के एक स्तंभ की तरह चमक रहा था, जो वज्रपुरी के आकाश को रोशन कर रहा था। अंदर हंसी, संगीत और सिक्कों की खनक थी। पहले ही दिन आदित्य ने इतना कमा लिया था जितना दूसरे व्यापारी साल भर में कमाते थे। लेकिन दूर अंधेरी गलियों में पुरानी सरायों के मालिक और विरोधी संप्रदायों के जासूस इस चमक को नफरत भरी निगाहों से देख रहे थे। ये रोशनी बहुत तेज है, एक छाया ने अंधेरे में फुसफुसाया। और जो चीज बहुत तेज चमकती है, वो दूसरों की आंखों में छुपती है। आदित्य अपनी सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ा था। हवा उसके मास्क को छूकर गुजर रही थी। वो जानता था कि ये सफलता तूफान लेकर आएगी, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, जिसमें अब ऊर्जा संकलन की नीली बिजली दौड़ रही थी। आने दो तूफान को, उसने मुस्कुराते हुए सोचा। मेरा महल कांच का है, लेकिन इसकी नींव स्टील और आत्मा से बनी है। राजधानी का उदय। वज्रपुरी से हजारों मील दूर महाद्वीप के मध्य में स्थित आर्यावर्त साम्राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ अपनी भव्यता में सोकर जाग रही थी। जहां वज्रपुरी एक व्यापारिक शहर था, वहीं इंद्रप्रस्थ सत्ता का केंद्र था। यहाँ की दीवारें सफेद ग्रेनाइट से बनी थीं, जो आसमान को छूती थीं, और हवा में हमेशा शक्ति और प्राचीन जादू, एंशिएंट मैजिक की गंध रहती थी। यहाँ सूर्य महल के भीतर साम्राज्य का प्रशासनिक तंत्र किसी विशाल मशीन की तरह 24 घंटे काम करता था। हजारों क्लर्क, मुनीम और अधिकारी साम्राज्य के 31 प्रांतों से आने वाले कर, टैक्स और सूचनाओं का विश्लेषण करते थे। भाग 2, राजकोष का रहस्य, द ट्रेजरीज मिस्ट्री। राजस्व मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के मुख्य कक्ष में महामात्य विष्णुगुप्त, एक वृद्ध लेकिन बाज जैसी तीखी नजर वाले व्यक्ति, दस्तावेजों के ढेर के पीछे बैठे थे। वे साम्राज्य के वित्त मंत्री थे, जिनकी कलम की एक खरोंच किसी भी शहर को आबाद या बर्बाद कर सकती थी। आज उनकी मेज पर पश्चिम क्षेत्र, वेस्टर्न रीजन की मासिक रिपोर्ट रखी थी। सामान्यतः पश्चिम क्षेत्र, जहां वज्रपुरी स्थित था,
साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। वो एक सीमांत इलाका था जहां से केवल सामान्य जड़ी बूटियां और लोहे का कर आता था। लेकिन आज रिपोर्ट के आंकड़े चिल्ला रहे थे। ये क्या है? विष्णुगुप्त ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उन्होंने अपने मुख्य सहायक को बुलाया। सुमित, क्या तुमने इन आंकड़ों की दोबारा जांच की है? सुमित ने नतमस्तक होकर कहा, जी महामात्य, हमने 3 बार जांच की है। पश्चिम क्षेत्र से आने वाले कर राजस्व में पिछले 3 महीनों में 400% की वृद्धि हुई है। विष्णुगुप्त ने चश्मा ठीक किया। 400%? यह तब तक संभव नहीं जब तक कि किसी को सोने की खदान ना मिल गई हो। स्रोत क्या है? उन्होंने पूछा। सुमित ने एक नया स्क्रॉल खोला। यह वृद्धि पूरे क्षेत्र से नहीं बल्कि मुख्य रूप से एक ही शहर वज्रपुरी और विशेष रूप से एक ही व्यावसायिक समूह से आ रही है। उसने उंगली एक नाम पर रखी, अनंत मंडप। अनंत मंडप। भाग 3, मूल कंपनी का उदय, द पेरेंट एंटिटी। विष्णुगुप्त ने नाम पढ़ा। अनंत मंडप? मैंने पहले कभी यह नाम नहीं सुना। सुमित ने विस्तार से समझाया, महामात्य, ये एक नया उदय हुआ व्यापारिक समूह, कॉन्ग्लोमरेट है। ये कोई एक दुकान नहीं है। हमारे जासूसों के अनुसार यह एक मूल कंपनी, पेरेंट कंपनी की तरह काम करता है, जिसके अधीन कई उपक्रम हैं। 1. अनंत शिल्पालय, जहां स्टील नामक नई धातु और हथियार बनाए जाते हैं। 2. अनंत निवास, एक गगनचुंबी रिहायशी इमारत जो विलासिता का नया मानक है। 3. अनंत स्वाद, एक रेस्तरां श्रृंखला जो भोजन की नई शैली पेश कर रही है। ये सभी अलग अलग व्यवसाय एक ही व्यक्ति के अधीन हैं जो खुद को अनंत कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वो अपनी कमाई का हर एक तांबा, कॉपर ईमानदारी से और समय से पहले कर टैक्स के रूप में चुका रहा है। भाग 4, हमले की अनुपस्थिति का कारण, वाई नो अटैक। विष्णुगुप्त अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। वह सोच में पड़ गए। अक्सर जब कोई नया और कमजोर व्यक्ति इतनी तेजी से अमीर बनता है तो स्थानीय संप्रदाय या भ्रष्ट अधिकारी उसे नोच खाते हैं। स्थानीय शक्तियों ने अभी तक उसे निगला क्यों नहीं? विष्णुगुप्त ने बुदबुदाया। सुमित ने उत्तर दिया, यही सबसे दिलचस्प बात है महामात्य। अनंत ने साम्राज्य के धारा 14 आर्टिकल 14 का कवच पहन रखा है। आर्यावर्त साम्राज्य का स्वर्णिम नियम, साम्राज्य टैलेंट, प्रतिभा और व्यापार का सम्मान करता है। जब तक कोई व्यक्ति राजद्रोह नहीं करता, अपनी निजी सेना को निर्धारित सीमा 1000 सैनिक से अधिक नहीं बढ़ाता और शाही कर, रॉयल टैक्स समय पर चुकाता है, तब तक उसे साम्राज्य का संरक्षण प्राप्त है। उस पर किया गया कोई भी खुला हमला साम्राज्य के राजकोष पर हमला माना जाएगा। अनंत बहुत चतुर है, सुमित ने कहा। उसने स्थानीय संप्रदायों जैसे लौह रक्त संप्रदाय को तोड़ा नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। और जो अधिकारी रिश्वत मांगते थे, उन्हें उसने इतना वैध कर लीगल टैक्स दिया कि वे अब साम्राज्य के डर से उस पर हाथ डालने से डरते हैं। उसने कानून को अपनी ढाल बना लिया है। विष्णुगुप्त के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई। एक व्यापारी जो तलवार से ज्यादा कानून और अर्थशास्त्र का उपयोग करना जानता है, दुर्लभ है। भाग 5, शाही मुहर और निगरानी। विष्णुगुप्त ने रिपोर्ट बंद कर दी। ये मामला अब केवल पैसे का नहीं था। स्टील की खबर भी उन तक पहुंच चुकी थी। एक ऐसी धातु जो साम्राज्य की सेना को अजेय बना सकती थी। क्या हमें उसे राजधानी में तलब करना चाहिए? सुमित ने पूछा। नहीं, विष्णुगुप्त ने सिर हिलाया। जल्दबाजी नहीं। अगर हम उसे अभी बुलाएंगे या उस पर दबाव डालेंगे तो वो डर सकता है या अपनी वफादारी बदल सकता है, या इससे भी बुरा, वो अपनी तकनीक नष्ट कर सकता है। हमें उसे बढ़ने देना चाहिए। हमें देखना है कि यह पौधा कितना बड़ा वृक्ष बन सकता है। उन्होंने एक लाल मोहर, रेड सील वाला पत्र निकाला। लेकिन हम अंधेरे में नहीं रह सकते, विष्णुगुप्त ने आदेश दिया। शाही निरीक्षक रॉयल इंस्पेक्टर विक्रांत को तुरंत वज्रपुरी भेजो। उसे कहो कि वो कोई शत्रुतापूर्ण व्यवहार न करे। वो वहां एक पर्यवेक्षक के रूप में जाएगा। उसका काम केवल देखना है उसकी शक्ति, उसकी तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण उसकी नीयत। निष्कर्ष। महल की खिड़की से बाहर देखते हुए विष्णुगुप्त ने मन ही मन सोचा, वज्रपुरी में एक सूरज उग रहा है। अगर ये आर्यावर्त के लिए चमका तो हम इसे सोने में मर देंगे, लेकिन अगर इसने हमें जलाने की कोशिश की, उनकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई, तो हम इसे ग्रहण लगा देंगे। वज्रपुरी में आदित्य अपने विस्तार में व्यस्त था, इस बात से बेखबर कि अब महाद्वीप की सबसे बड़ी शक्ति की नजर उस पर टिक चुकी थी। खेल अब स्थानीय बाजार से उठकर शाही बिसात पर आ गया था। अध्याय 22, साम्राज्ञी का गुप्त भ्रमण और एक अदृश्य बंधन। भाग 1, इंद्रप्रस्थ का अकेला सिंहासन। आर्यावर्त की राजधानी इंद्रप्रस्थ के सूर्य महल में सन्नाटा था, लेकिन यह शांतिपूर्ण नहीं था। यह सत्ता का भारी सन्नाटा था। विशाल दरबार खाली हो चुका था। ऊंचे स्वर्ण सिंहासन पर साम्राज्ञी अनन्या पाटिल अकेली बैठी थीं। वो अभी केवल 24 वर्ष की थीं, लेकिन उनकी आंखों में सदियों का अनुभव और थकान दिखाई देती थी। वो अविवाहित थीं, एक ऐसा तथ्य जो पूरे साम्राज्य में चर्चा का विषय था। कई राजा, राजकुमार और संप्रदाय प्रमुख उनके साथ विवाह का प्रस्ताव रख चुके थे, लेकिन अनन्या जानती थीं कि वे उनसे नहीं, बल्कि उनके मुकुट और आर्यावर्त की सत्ता से प्रेम करते थे।
उन्होंने अपने माथे से हीरो जड़ा भारी मुकुट उतारा और उसे पास की मेज पर रख दिया। वही पुराना दिन, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वही षड्यंत्र, वही चापलूसी, वही पुराने नियम। उनके पास दुनिया की हर विलासिता थी, लेकिन नवीनता, नॉवेल्टी का अकाल था। तभी उनकी नजर मेज पर रखी उस खुफिया रिपोर्ट पर पड़ी जो पश्चिम क्षेत्र से आई थी। वज्रपुरी में कांच का महल, उड़ने वाले कक्ष और भोजन जो आत्मा को तृप्त कर दे। ये केवल एक इमारत नहीं थी, ये ठहराव से भरे उनके साम्राज्य में एक लहर थी, एक चुनौती थी। मीरा, अनन्या ने अपनी परछाई से बात की। छायाओं से उनकी सबसे वफादार अंगरक्षक प्रकट हुई। जी साम्राज्ञी, तैयारी करो, हम पश्चिम जा रहे हैं। शासिका के रूप में नहीं, एक साधारण यात्री के रूप में। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि ये अनंत कौन है जो मेरे साम्राज्य में एक नई दुनिया बना रहा है। भाग 2, अवनी का आगमन। अनन्या ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अवनी का रूप धारण किया, दक्षिण के एक अमीर मसाला व्यापारी की कुलीन बेटी। उन्होंने अपने चेहरे पर एक विशेष भ्रम नकाब इल्यूजन वेल पहना था, जो उनकी अलौकिक सुंदरता को थोड़ा कम करके उन्हें सामान्य रूप से सुंदर दिखाता था, ताकि भीड़ का ध्यान उन पर न जाए। 4 दिनों की यात्रा के बाद जब उनका रथ वज्रपुरी की सीमा में दाखिल हुआ तो शाम ढल रही थी। धूल भरी सड़कों और पुरानी पत्थर की इमारतों के बीच अचानक क्षितिज बदल गया। सामने अनंत निवास खड़ा था। 9 मंजिलों का वो कांच और श्वेत कंक्रीट का टॉवर डूबते हुए सूरज की नारंगी और बैंगनी रोशनी को अपने में समेटे हुए था। ये किसी मानव निर्मित इमारत जैसा नहीं, बल्कि किसी दूसरे आयाम से आए क्रिस्टल जैसा लग रहा था। अनन्या, जिन्होंने आर्यावर्त के सबसे भव्य महल देखे थे, अपनी पालकी का पर्दा हटाकर उसे देखती रह गईं। ये दुस्साहस है, उन्होंने फुसफुसाया, लेकिन उनकी आवाज में प्रशंसा थी। नियमों को तोड़कर आसमान को छूने का दुस्साहस। भाग 3, इंद्रियों का जादुई अनुभव। जैसे ही अवनी, अनन्या ने होटल की लॉबी में कदम रखा, वज्रपुरी की गर्मी और शोर पीछे छूट गया। पहला अनुभव स्पर्श का था। हवा में एक कृत्रिम लेकिन सुखद ठंडक थी। ये न तो बर्फ जैसी चुभने वाली थी, न ही पंखे की हवा जैसी, ये बसंत की सुबह जैसी थी। दूसरा अनुभव गंध का था। लॉबी में किसी भारी इत्र की नहीं, बल्कि ताजे खिले हुए चमेली और चंदन की भीनी भीनी महक थी, जो मन को तुरंत शांत कर देती थी। तीसरा अनुभव दृश्य का था। फर्श इतना साफ और चमकदार था कि अनन्या को लगा कि वो पानी पर चल रही हैं। दीवारों पर लगे जादुई पत्थर, ल्यूमिनस स्टोन्स, दिन के समय के अनुसार अपना रंग बदल रहे थे। स्वागत है देवी, एक सुव्यवस्थित यूनिफॉर्म पहने कर्मचारी ने झुककर अभिवादन किया। उसका व्यवहार शाही सेवकों जैसा डरा हुआ नहीं, बल्कि पेशेवर और सम्मानजनक था। जब अनन्या उड़न कक्ष लिफ्ट में दाखिल हुई तो उनकी वैज्ञानिक जिज्ञासा जाग उठी। उन्होंने दीवारों को छुआ। कोई ची क्यूआई का प्रवाह नहीं है, उन्होंने मन ही मन विश्लेषण किया। यह शुद्ध यांत्रिकी, मैकेनिक्स और व्यूह रचना, फॉर्मेशन का मिश्रण है। गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करना। अद्भुत। जब वो 9वीं मंजिल पर अपने लग्जरी स्वीट में पहुंची तो वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे पूरा शहर टिमटिमा रहा था। पहली बार सिंहासन के बोझ के बिना उन्हें स्वतंत्रता महसूस हुई। भाग 4, वो रहस्यमय निर्माता। अगली सुबह अनन्या होटल के रूफटॉप रेस्टोरेंट में बैठी थी। उनके सामने अनंत कैपुचिनो कॉफी का एक कप रखा था, जिसकी कड़वाहट और मिठास ने उन्हें पहली ही घूंट में जीत लिया था। तभी रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर एक सन्नाटा छा गया। अनन्या ने अपनी नजरें उठाईं। वहां आदित्य खड़ा था। उसने आज गहरे नीले रंग का एक लंबा कोट और काले पैंट पहने थे, एक ऐसा पहनावा जो इस दुनिया में अनोखा था। उसका चेहरा उस प्रसिद्ध चांदी के मास्क से ढका था। वो अकेला नहीं था, उसके पीछे कुछ प्रबंधक चल रहे थे जिन्हें वो कुछ निर्देश दे रहा था। अनन्या ने उसे गौर से देखा। एक साम्राज्ञी होने के नाते वो लोगों की चाल से उनका चरित्र पहचान सकती थी। आदित्य की चाल में योद्धाओं जैसा भारीपन नहीं था और न ही व्यापारियों जैसी जल्दबाजी। उसकी चाल में नियंत्रण था, जैसे वो जानता हो कि इस इमारत का हर परमाणु उसकी आज्ञा मानता है। वो किसी कर्मचारी पर चिल्ला नहीं रहा था। जब एक वेटर से गलती से चम्मच गिर गया तो आदित्य रुका। वेटर डर गया, लेकिन आदित्य ने झुककर चम्मच उठाया और वेटर के कंधे पर हाथ रखकर कुछ कहा। वेटर मुस्कुराया और काम पर लग गया। अनन्या ने अपनी सांस रोकी। शक्तिशाली होकर भी दयालु और निर्माता होकर भी विनम्र, उन्होंने सोचा। यह दुर्लभ है। भाग 5, एक अदृश्य आकर्षण। आदित्य ने रेस्तरां का एक चक्कर लगाया। जब वो अनन्या की टेबल के पास से गुजरा तो वो एक पल के लिए रुका। शायद उसने अनन्या अवनी की छिपी हुई शाही आभा, इंपीरियल ऑरा को महसूस कर लिया था, जिसे वो पूरी तरह नहीं दबा पाई थीं। या शायद ये बस संयोग था। आदित्य ने उनकी ओर देखा। मास्क के पीछे उसकी आंखें गहरी, शांत और बुद्धिमत्ता से भरी सीधे अनन्या की आंखों में झांक रही थीं। उस एक पल में समय थम गया। अनन्या, जिनके सामने बड़े बड़े राजा नजरें झुका लेते थे, को लगा कि ये व्यक्ति उनकी आत्मा के आर पार देख रहा है। उसे न तो उनकी सुंदरता से मतलब था, न उनके पद से, जिसे वो नहीं जानता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी पहचान थी।
आदित्य ने हल्का सा सिर झुकाया, एक मौन अभिवादन, और आगे बढ़ गया। अनन्या का दिल, जो वर्षों से पत्थर के किले में बंद था, पहली बार जोर से धड़का। ये राजनीति नहीं थी, ये कूटनीति नहीं थी। मीरा, अनन्या ने धीरे से कहा, उनकी नजरें अभी भी आदित्य की जाती हुई पीठ पर थीं। जी मालकिन, मेरे कार्यक्रम रद्द कर दो, हम इंद्रप्रस्थ जल्दी वापस नहीं जा रहे। उन्होंने अपनी कॉफी का कप उठाया, उनके होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मुझे इस पहेली को सुलझाना है। मुझे जानना है कि इस मास्क के पीछे कौन है और क्या वो मेरे साम्राज्य और मेरे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आदित्य को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी आर्यावर्त की सबसे शक्तिशाली और सबसे दुर्गम महिला का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक ऐसा ध्यान जो उसके भाग्य को आसमान पर भी ले जा सकता था और राख में भी मिला सकता था। अध्याय 23, प्राचीन पर्वतों का आगमन और अदृश्य पहेली। भाग 1, सिंहासन के पीछे की परछाई, द शैडो बिहाइंड द थ्रोन। आर्यावर्त के दरबार में जब मंत्री और सेनापति युवा साम्राज्ञी अनन्या के सामने सिर झुकाते थे तो उनकी गर्दनें केवल राजदंड के सम्मान में नहीं झुकती थीं। उनके झुकने के पीछे एक गहरा, हड्डियों को कंपा देने वाला भय था। अनन्या अभी केवल 24 वर्ष की थीं, राजनीति की दुनिया में एक बच्चा। लेकिन आर्यावर्त का इतिहास गवाह था कि पाटिल रक्त रेखा, ब्लड लाइन सामान्य नहीं थी। इस दुनिया में शक्ति ही समय है। अनन्या के पीछे दो ऐसे स्तंभ खड़े थे जिनका अस्तित्व ही साम्राज्य की सुरक्षा की गारंटी था। एक, पूर्व सम्राट विक्रमजीत पाटिल, अनन्या के पिता। वे 150 वर्ष के थे, लेकिन उनका शरीर किसी 40 वर्षीय योद्धा की तरह गठीला और ऊर्जा से भरा था। वे कोर फॉर्मेशन के अंतिम चरण में थे। उनकी एक हुंकार से पहाड़ दरक सकते थे। 2, शाही पूर्वज पृथ्वीराज पाटिल, अनन्या के परदादा। ये नाम एक किंवदंती था। 400 वर्ष से अधिक आयु। वे स्वर्ण कोर, गोल्डन कोर के शिखर पर थे और किंवदंतियों के अनुसार वे नश्वरता, नासेंट सोल की दहलीज पर खड़े थे। वे अब राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करते थे, बल्कि निषिद्ध पर्वत की गुफाओं में तपस्या करते थे। जब तक ये दोनों जीवित थे, अनन्या का सिंहासन लोहे का नहीं बल्कि हीरे का बना था, अभेद्य। भाग 2, गुफा का संवाद, विस्पर्स इन द केव। राजधानी से दूर, बादलों से ढके निषिद्ध पर्वत की चोटी पर, जहां हवा में ऑक्सीजन कम और QI ज्यादा थी, सन्नाटा टूटा। पृथ्वीराज पाटिल ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनकी त्वचा झुर्रियों से भरी थी, जैसे सूखे हुए पेड़ की छाल, लेकिन उनकी आंखें दो जलते हुए अंगारों जैसी थीं। विक्रम। पृथ्वीराज की आवाज भारी और प्राचीन थी, जैसे पत्थर आपस में रगड़ खा रहे हों। विक्रमजीत, जो उनके सामने बैठे थे, तुरंत सीधे हो गए। जी पितामह। वज्रपुरी से आने वाली हवा का रुख बदल गया है, पृथ्वीराज ने कहा। मेरे ध्यान में एक अजीब सी विक्षोभ, डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा है। न यह शत्रुतापूर्ण है, न ही मित्रवत, ये बस अस्तित्व है। जासूस क्या कहते हैं? विक्रमजीत ने एक स्क्रॉल खोला। एक नया नाम उभरा है, अनंत। वो एक व्यापारी है, लेकिन व्यवहार किसी संत जैसा है। सादगी, विनम्रता और शांत चित्त। सबसे अजीब बात यह है कि कोई भी उसकी कल्टीवेशन, साधना को माप नहीं पा रहा है। वो लौह रक्त संप्रदाय के नेता को एक ही वार में हरा देता है, फिर भी उसमें कोई ची का प्रवाह नहीं दिखता। पृथ्वीराज की बूढ़ी आंखों में एक दुर्लभ भाव आया, कौतूहल। न डर, न अभिमान और न ही शक्ति का प्रदर्शन। वो धीरे से हंसे, एक सूखी हंसी। 400 सालों में मैंने या तो घमंडी मूर्ख देखे हैं या डरे हुए गुलाम। एक शांत और शक्तिशाली व्यक्ति दुर्लभ है। मुझे अपनी पुरानी हड्डियों को कष्ट देना होगा। मुझे उसे देखना है। भाग 3, वज्रपुरी में दिग्गजों के कदम। 2 दिन बाद वज्रपुरी के पश्चिमी द्वार से एक साधारण काले रंग की लकड़ी की बग्घी ने प्रवेश किया। न कोई शाही झंडा, न कोई सैनिक। बग्घी के अंदर विक्रमजीत और पृथ्वीराज बैठे थे। उन्होंने अपनी चमकती हुई शाही आभा, ऑरा को पूरी तरह दबा लिया था। अब वे केवल 2 अमीर बुजुर्ग यात्रियों जैसे दिख रहे थे। जैसे ही बग्घी अनंत निवास के सामने रुकी, पृथ्वीराज ने पर्दा हटाया। उनके सामने 9 मंजिलों का वो कांच का टॉवर खड़ा था। शाम की रोशनी में वो जल रहा था। पृथ्वीराज, जिन्होंने सदियों में कई साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा था, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ये वास्तुकला, पृथ्वीराज ने बड़बड़ाया, ये इस दुनिया के नियमों का पालन नहीं करती। ये गुरुत्वाकर्षण का मजाक उड़ा रही है। वे उतरे और लॉबी में दाखिल हुए। लॉबी में भीड़ थी, लेकिन पृथ्वीराज की अनुभवी आंखों ने तुरंत उस व्यक्ति को ढूंढ लिया जो इस भीड़ का केंद्र था। रिसेप्शन डेस्क के पास कुछ कर्मचारियों को निर्देश देते हुए आदित्य खड़ा था। उसने अपना चांदी का मास्क पहना हुआ था। उसकी मुद्रा, पोस्चर बिल्कुल शिथिल, रिलैक्स्ड थी। वो अपने आसपास के माहौल में ऐसे घुला मिला था जैसे पानी में पानी। पृथ्वीराज ने अपनी आंखें सिकोड़ी। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल सेंस, एक अदृश्य मानसिक तरंग को धीरे से आदित्य की ओर छोड़ा। ये तरंग किसी भी सामान्य अभ्यासी के रहस्यों को उजागर कर सकती थी। तरंग आदित्य तक पहुंची और गायब हो गई। पृथ्वीराज को झटका लगा। उन्हें लगा जैसे उन्होंने एक अंधेरे कुएं में पत्थर फेंका हो और तल से टकराने की कोई आवाज ना आई हो। शून्य।
वॉइड? विक्रम, पृथ्वीराज ने बहुत धीमी आवाज में कहा, सावधान रहना, मैं उसके आर पार नहीं देख पा रहा। वो या तो एक साधारण नश्वर है या कोई ऐसा दैत्य है जिसकी गहराई हम माप नहीं सकते। उसी पल जैसे आदित्य को कुछ महसूस हुआ हो, उसने मुड़कर सीधे पृथ्वीराज की ओर देखा। मास्क के पीछे की वे आंखें शांत, स्थिर और बिना किसी डर के। उसने हल्का सा सिर झुकाया जैसे किसी अतिथि का स्वागत कर रहा हो और फिर अपने काम में लग गया। पृथ्वीराज के माथे पर पसीने की एक बहुत ही महीन बूंद आ गई। उसने मुझे महसूस कर लिया। भाग 4, 9वीं मंजिल का रहस्यमय मिलन। रात का दूसरा पहर था। अनंत निवास शांत हो चुका था। 9वीं मंजिल के सबसे सुरक्षित और लग्जरी स्वीट का दरवाजा खुला। अंदर अनन्या, जो अब अपने असली शाही रूप में थी, खिड़की के पास खड़ी थी। जब उन्होंने अपने पिता और परदादा को प्रवेश करते देखा तो वो तुरंत मुड़ी और उनके चरणों में झुक गईं। उठो मेरी बच्ची, पृथ्वीराज ने सोफे पर बैठते हुए कहा। उनका चेहरा गंभीर था। कमरे में सुरक्षा के लिए ध्वनि अवरोधक व्यूह सक्रिय था। तुमने सही कहा था अनन्या, विक्रमजीत ने अपनी पगड़ी उतारते हुए कहा। वो जगह और वो व्यक्ति दोनों सामान्य नहीं है। अनन्या ने पिता और परदादा को पानी पेश किया। दादाजी, आपने उसे देखा? आपकी राय क्या है? पृथ्वीराज ने एक गहरी सांस ली। एक पहेली, एक जीवित पहेली। मैंने 400 वर्षों में कई शक्तिशाली योद्धा देखे हैं। उनकी शक्ति उनके चारों ओर एक तूफान की तरह मचलती रहती है, लेकिन ये अनंत, वो एक शांत झील जैसा है, और शांत झीलें अक्सर तूफानों से ज्यादा गहरी होती हैं। क्या वो खतरा है? विक्रमजीत ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। क्या हमें उसे खत्म कर देना चाहिए इससे पहले कि वो बड़ा हो? नहीं। अनन्या की आवाज थोड़ी तेज हो गई। उसने तुरंत खुद को संभाला। क्षमा करें पिताश्री, लेकिन उसे खत्म करना एक भूल होगी। वो विध्वंसक नहीं, निर्माता है। देखिए उसने क्या बनाया है, एक ऐसा स्थान जहां लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। उसने मेरी पहचान अवनी के बावजूद मेरे साथ केवल सम्मानजनक व्यवहार किया। उसने कोई अनुचित लाभ उठाने की कोशिश नहीं की। पृथ्वीराज ने अनन्या की आंखों में देखा। उन्होंने वहां केवल एक शासिका का तर्क नहीं, बल्कि एक महिला का विश्वास भी देखा। हम उसे नहीं मारेंगे, पृथ्वीराज ने निर्णय सुनाया। कम से कम अभी नहीं। अगर उसके पास इतनी शक्ति है कि वो मेरी चेतना से बच सके तो उससे लड़ना साम्राज्य को महंगा पड़ सकता है। और अगर वो वास्तव में सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यापारी है तो उसे मारना आर्यावर्त के भविष्य को मारना होगा। हम उसे देखेंगे, पृथ्वीराज ने कहा। उनकी आंखों में एक योजना थी। हम यहां कुछ दिन रुकेंगे। मैं उसके बनाए भोजन को चखना चाहता हूं, उसकी इन जादुई मशीनों को समझना चाहता हूं। हम उसे एक मित्र बनाएंगे, शत्रु नहीं। फिर पृथ्वीराज मुस्कुराए, जिससे उनका झुर्रियों वाला चेहरा थोड़ा नरम हो गया। और वैसे भी ये बिस्तर जिस पर मैं बैठा हूं मेरे महल के सिंहासन से ज्यादा आरामदायक है। इस लड़के को कम से कम आराम का मतलब पता है। अनन्या ने राहत की सांस ली। बाहर चांद की रोशनी में अनंत निवास चमक रहा था। उसे पता नहीं था कि उसके जीवन के 3 सबसे महत्वपूर्ण पुरुष, पिता, परदादा और वो रहस्यमय अनंत, अब एक ही छत के नीचे थे और नियति उनके धागों को एक साथ उलझा रही थी। अध्याय 24, एक नशा, एक प्रस्ताव और अगली चाल। भाग 1, विलासिता का सम्मोहन, द हिप्नोसिस ऑफ लग्जरी। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन अनंत निवास के रूफटॉप गार्डन, छत के बगीचे में समय जैसे थम गया था। यहाँ का माहौल केवल आरामदायक नहीं था, वो मादक, इंटॉक्सिकेटिंग था। शाही पूर्वज पृथ्वीराज पाटिल और पूर्व सम्राट विक्रमजीत, जिन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध के मैदानों और कठोर पथरीली गुफाओं में तपस्या करते हुए बिताया था, आज एक अलग ही दुनिया का अनुभव कर रहे थे। वे मखमली गद्देदार कुर्सियों पर लेटे हुए थे। उनके सामने मेज पर अनंत की विशेष स्पिरिट वाइन रखी थी, जो अंगूरों और दुर्लभ जड़ी बूटियों का एक ऐसा मिश्रण थी जो गले को ठंडक देती थी और पेट में जाकर ऊर्जा चुआई की धीमी आग जला देती थी। हवा में प्राकृतिक सौंदर्य व्यूह द्वारा बनाई गई धीमी धीमी धुंध तैर रही थी और पृष्ठभूमि में एक संगीत बज रहा था, बिना किसी वाद्य यंत्र के, स्पीकर व्यूह के माध्यम से, जो सीधे आत्मा को शांत कर रहा था। यह खतरनाक है, पृथ्वीराज ने अपनी वाइन का एक घूंट लेते हुए आंखें मूंद कर कहा। उनकी आवाज में चेतावनी थी, लेकिन शरीर में गहरा आराम था। ये आराम, ये सुविधा, ये अफीम से भी ज्यादा नशीली है विक्रम। एक बार जो योद्धा इस बिस्तर पर सो गया, उसे पत्थर की गुफा कभी रास नहीं आएगी। विक्रमजीत ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन वो खुद उस माहौल का आनंद ले रहे थे। ये नशा कमजोरी नहीं लाता पितामह, ये मन को तरोताजा कर देता है। देखिए, मेरी मानसिक थकान गायब हो गई है। भाग 2, जम्बूद्वीप से वसुंधरा तक, द ग्रैंड एम्बिशन। पृथ्वीराज की नजरें अचानक अपनी पोती अनन्या पर पड़ी। अनन्या अवनी के वेश में बगीचे के किनारे खड़ी थी, रेलिंग पर झुककर नीचे चमकते हुए शहर को देख रही थी। उनके चेहरे पर वो शाही तनाव नहीं था जो हमेशा इंद्रप्रस्थ में रहता था। वो मुस्कुरा रही थी, एक स्वतंत्र, खुश मुस्कान। पृथ्वीराज ने विक्रमजीत की ओर झुककर बहुत धीमी और गंभीर आवाज में कहा,
ताकि हवा भी न सुन सके। विक्रम, क्या तुम देख रहे हो? क्या पितामह? अनन्या और यह स्थान, उनका तालमेल। पृथ्वीराज की आंखों में एक साम्राज्यवादी की चमक आ गई, वही चमक जिसने कभी आर्यावर्त की सीमाओं का विस्तार किया था। हमारे पास तलवार है, हमारे पास प्राचीन शक्ति है, लेकिन इस लड़के अनंत के पास भविष्य है। उसके पास संसाधनों को पैदा करने का ऐसा ज्ञान है जो देवताओं के पास भी नहीं होगा। पृथ्वीराज ने एक गहरी सांस ली और वो वाक्य कहा जो इतिहास बदल सकता था। विक्रम, सोचो, अगर हम केवल मित्रता तक सीमित न रहें, यदि हम अनन्या का हाथ इस अनंत के हाथ में दे दें, यदि हम इस सृजन क्रिएशन को अपनी सत्ता पावर के साथ जोड़ दें। उन्होंने आकाश की ओर हाथ उठाया, जैसे पूरी दुनिया को मुट्ठी में ले रहे हों। तो हमारा आर्यावर्त साम्राज्य केवल जम्बू द्वीप, महाद्वीप तक सीमित नहीं रहेगा। हम पूरी वसुंधरा, संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर शासन करेंगे। कोई भी सेना, कोई भी संप्रदाय हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। धन और शक्ति का ऐसा संगम अजेय होगा। विक्रमजीत स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी बेटी की ओर देखा, फिर उस भव्य इमारत को और अंत में अपने पिता को। ये एक बड़ा विचार है पितामह, लेकिन क्या वो मानेगा? और क्या अनन्या? समय, विक्रम, पृथ्वीराज मुस्कुराए। हम समय को अपना काम करने देंगे। भाग 3, अनंत की बेचैनी और अभिभावक से संवाद। उसी समय महल के सबसे निचले तल में अपनी गुप्त प्रयोगशाला में आदित्य, अनंत, इस राजनीतिक बवंडर से बेखबर अपनी अगली योजना बना रहा था। होटल और रेस्तरां की सफलता ने उसे अपार धन, गोल्ड कॉइन्स दिया था, लेकिन अब उसे कुछ और चाहिए था, दुर्लभ संसाधन। उसने अनंत के ग्रंथालय में प्रवेश किया। बर्फीली रोशनी के बीच आदित्य अभिभावक के सामने खड़ा हुआ। अभिभावक, मेरे पास सोना है, मेरे पास शोहरत है, लेकिन मेरी कल्टीवेशन, साधना के लिए मुझे उच्च स्तर की सामग्री चाहिए, जैसे ड्रैगन ग्रास, फिनिक्स फेदर या 1000 साल पुराने स्पिरिट कोर्स। और ये चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, ये केवल विनिमय एक्सचेंज से मिलती हैं। अभिभावक की आवाज गूंजी, तो मेजबान, आपकी अगली योजना क्या है? भाग 4, नीलामी घर, द ऑक्शन हाउस। आदित्य की आंखों में एक नई चमक थी। मैं एक बाजार बनाना चाहता हूं, लेकिन सब्जी मंडी नहीं, एक ऐसा मंच जहां दुनिया की सबसे दुर्लभ, सबसे कीमती और सबसे खतरनाक चीजें बेची और खरीदी जा सकें। मैं बनाना चाहता हूं अनंत नीलामी घर, द इन्फिनिटी ऑक्शन हाउस। आदित्य ने अपनी योजना समझाई। मैं पृथ्वी की नीलामी ऑक्शन प्रणाली का उपयोग करूंगा। बोली लगाने की प्रणाली। मैं दुर्लभ चीजें, जैसे मेरे बनाए उन्नत हथियार या जादुई गोलियां बेचूंगा, और बदले में मुझे दुनिया भर के खजाने मिलेंगे। ये जगह केवल व्यापार का केंद्र नहीं होगी, बल्कि सूचना और शक्ति का केंद्र बनेगी। भाग 5, अभिभावक की चेतावनी और समर्थन। अभिभावक मौन रहे, फिर बोले, सावधान मेजबान, होटल बनाना एक बात है, लेकिन नीलामी घर खोलना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। नीलामी घर में लालच का नंगा नाच होता है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली चोर, हत्यारे और पुराने राक्षस, ओल्ड मॉन्स्टर्स, दुर्लभ वस्तुओं के लिए वहां आएंगे। अगर आपकी सुरक्षा में एक भी छेद हुआ तो वे आपको और आपके शहर को निगल जाएंगे। आदित्य मुस्कुराया, एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान। मुझे पता है, इसीलिए मुझे नीलामी घर के लिए एक अभेद्य सुरक्षा तंत्र चाहिए। और उसने एक और मांग रखी, मुझे एक ऐसा आकर्षण चाहिए जो उन बूढ़े राक्षसों को अपनी गुफाओं से बाहर आने पर मजबूर कर दे। कुछ ऐसा जो इस दुनिया में कभी देखा न गया हो। अभिभावक ने सहमति दी। तैयारी करो मेजबान, अगले अध्याय में हम लालच को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। आदित्य अपनी प्रयोगशाला में वापस आया। नक्शा तैयार था, होटल केवल शुरुआत थी। अब वो दुनिया के सबसे बड़े जुआरियों को अपनी मेज पर बुलाने वाला था। अध्याय 25, आर्थिक महाजाल और अनंत मुद्रा का उदय। भाग 1, ग्रंथालय का उन्नयन, द लाइब्रेरी अपग्रेड। आधी रात का समय था। अनंत निवास की गुप्त प्रयोगशाला में आदित्य ध्यान मग्न था। उसने अभी अभी अनंत के ग्रंथालय में एक और छोटी उपलब्धि हासिल की थी। उसने अपनी ऊर्जा संकलन, च्यूई गैदरिंग को स्थिर कर लिया था। तभी ग्रंथालय में एक धीमी लेकिन गहरी गूंज हुई। सिस्टम अपडेट पूर्ण हुआ। बर्फ और अग्नि के स्तंभों के बीच अभिभावक प्रकट हुए। इस बार उनका स्वरूप पहले से अधिक स्पष्ट और भव्य था। बधाई हो मेजबान, नीलामी घर की आपकी महत्वाकांक्षी योजना ने ग्रंथालय के एक नए खंड को खोल दिया है। इसे प्रबंधन और विनिमय खंड, मैनेजमेंट और एक्सचेंज सेक्शन कहा जाता है। आदित्य ने उत्सुकता से पूछा, इसमें क्या नया है? एक नई वस्तु और एक नई प्रणाली, अभिभावक ने कहा। नीलामी घर चलाने के लिए तुम्हें केवल ताकत नहीं, एक प्रणाली सिस्टम चाहिए। सोने के सिक्के भारी होते हैं, असुरक्षित होते हैं और उन्हें गिनने में समय लगता है। पृथ्वी पर तुम्हारे पास डिजिटल मुद्रा थी, यहां हम उसे आध्यात्मिक मुद्रा, स्पिरिचुअल करेंसी बनाएंगे। भाग 2, अनंत पहचान टोकन, द इन्फिनिटी आइडेंटिटी टोकन। ग्रंथालय के मध्य से एक वस्तु तैरती हुई आदित्य के हाथों में आई। ये एक आयताकार बैज या टोकन था।
ये किसी धातु का नहीं बल्कि काले रंग के शून्य पत्थर, वॉइड स्टोन और स्पिरिट जेड के मिश्रण से बना था। ये देखने में कांच जैसा चिकना था लेकिन हीरे जैसा कठोर। अभिभावक ने समझाया, ये अनंत टोकन है। यह 3 काम करेगा। 1 पहचान, आइडेंटिटी, इसमें उपयोगकर्ता का नाम, उसका पद, रैंक और उसकी शक्ति का विवरण होगा। 2 गोपनीयता, प्राइवेसी, इसमें एक शक्तिशाली भ्रम व्यूह, इल्यूजन अरे है। उपयोगकर्ता अपनी इच्छा से अपनी जानकारी छुपा सकता है। अगर वो चाहे तो टोकन पर सिर्फ VIP दिखेगा, नाम नहीं। 3 बटुए का काम, वॉलेट, यह पृथ्वी के UPI सिस्टम की तरह काम करेगा। भाग 3 जादुई UPI सिस्टम, द स्पिरिचुअल अरे नेटवर्क। आदित्य ने टोकन को गौर से देखा। उसकी सतह पर बहुत ही सूक्ष्म माइक्रोस्कोपिक सुनहरी रेखाएं बनी थीं। ये कोई साधारण डिजाइन नहीं था, ये कोडिंग थी। आदित्य ने पृथ्वी की तकनीक को जादू में ढाला था। सर्वर महल के तहखाने में एक विशाल मास्टर फॉर्मेशन स्थापित किया जाएगा जो सभी टोकन का डेटा रखेगा। कनेक्टिविटी, हर टोकन उस मास्टर फॉर्मेशन से अदृश्य रूप से जुड़ा रहेगा। ट्रांजैक्शन, जब 2 टोकन पास आएंगे तो एक व्यक्ति अपनी चेतना, स्पिरिट सेंस का उपयोग करके दूसरे को अनंत सिक्के भेज सकेगा। कोई भौतिक सोना नहीं, आदित्य ने मुस्कुराते हुए सोचा, सिर्फ ऊर्जा का स्थानांतरण, पूरी तरह सुरक्षित। भाग 4 अनंत सिक्कों की घोषणा, दी अनाउंसमेंट। अगली सुबह अनंत निवास के हर कमरे में एक सुंदर मखमली बॉक्स और एक पत्र पहुंचाया गया। शाही मेहमान पृथ्वीराज और विक्रमजीत अपने स्वीट में नाश्ता कर रहे थे जब वेटर ने वो बॉक्स पेश किया। विक्रमजीत ने बॉक्स खोला। अंदर वो काला अनंत टोकन रखा था जो रहस्यमय बैंगनी रोशनी में चमक रहा था। साथ में एक पत्र था। आदरणीय अतिथि, भविष्य में आपका स्वागत है। आज से अनंत मंडप एक नई मुद्रा प्रणाली शुरू कर रहा है। अनंत कॉइन 1 अनंत कॉइन इक्वल्स 1 स्वर्ण सिक्का गोल्ड कॉइन। सुरक्षा और सुविधा के लिए अब से अनंत निवास, रेस्तरां और आगामी नीलामी घर में भौतिक सोने का लेन देन नहीं होगा। आपको अपना सोना हमारे खजाने वॉल्ट में जमा करना होगा और बदले में आपके टोकन में उतना ही मूल्य जोड़ दिया जाएगा। ये टोकन ही अब आपकी प्रवेश अनुमति, एंट्री पास है। जिसके पास टोकन नहीं उसके लिए अनंत के द्वार बंद है। आपकी गोपनीयता हमारी प्राथमिकता है। इस टोकन पर आप क्या दिखाना चाहते हैं यह केवल आप तय करेंगे। अनंत। भाग 5 1 शाही विश्लेषण। पृथ्वीराज पाटिल ने उस काले पत्थर के टोकन को उठाया। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना, स्पिरिचुअल सेंस से उसके अंदर झांकने की कोशिश की। उन्हें लगा जैसे वे किसी जटिल भूल भुलैया में घुस रहे हों। टोकन के अंदर हजारों छोटे छोटे व्यूह, अरेज एक दूसरे से गुंथे हुए थे। अद्भुत, पृथ्वीराज ने गहरी सांस ली। विक्रम, क्या तुम समझ रहे हो कि उसने क्या किया है? विक्रमजीत ने टोकन को पलटकर देखा। उसने अपनी मुद्रा बना ली है पितामह। लेकिन क्या लोग अपना असली सोना उसे देंगे? देंगे। पृथ्वीराज ने टोकन को मेज पर रखा, क्योंकि ये टोकन सिर्फ पैसा नहीं है, ये रुतबा, स्टेटस है। और देखो, पृथ्वीराज ने अपनी उंगली टोकन पर रखी और अपनी थोड़ी सी ऊर्जा डाली। टोकन की सतह पर सुनहरे अक्षर उभर आए। नाम गुप्त, हिडन, बैलेंस 0 अनंत कॉइन श्रेणी, अतिथि। उसने सुरक्षा का ऐसा जाल बुना है जिसे तोड़ना असंभव है, पृथ्वीराज ने कहा। वो एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक बन गया है। अब जो भी इस शहर में व्यापार करना चाहेगा उसे अनंत के नियमों से खेलना होगा। भाग 6 कार्यान्वयन और कतारें। दोपहर तक अनंत निवास के रिसेप्शन पर एक अलग ही दृश्य था। वज्रपुरी के बड़े बड़े व्यापारी जो कल तक अपनी भारी भरकम तिजोरियां और सोने की थैलियां लेकर चलते थे, अब कतार में खड़े थे। वे अपना सोना जमा कर रहे थे और बदले में वो छोटा जादुई टोकन ले रहे थे। अब मुझे चोरों का डर नहीं, एक व्यापारी ने अपने दोस्त से कहा, अपना टोकन हवा में उछालते हुए। मेरा सारा पैसा इस छोटे से पत्थर में है और इसे मेरे अलावा कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बायोमेट्रिक स्पिरिट लॉक। आदित्य अपनी बालकनी से नीचे देख रहा था। उसके हाथ में उसका अपना मास्टर टोकन था। जाल बिछ चुका है, उसने सोचा। अब नीलामी शुरू हो सकती है। सिस्टम सक्रिय हो गया था। वज्रपुरी अब केवल सोने पर नहीं बल्कि कोड और व्यू पर चलने वाला पहला शहर बनने जा रहा था।